हाँ तो ठीक है, शुरू करते हैं अपन। अच्छा, तो दो ही पार्टिसिपेंट्स दिखाई दे रहे हैं मेरे को तो। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ, दोनों में से किसी को भी हिंदी समझने में दिक्कत थोड़ी है? हाँ नहीं है ना, चलो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चलो बढ़िया बढ़िया, शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है ग्राफ थ्योरी ट्यूब। इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा डीएसयू और टोपोलॉजिकल सॉर्ट। मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है। मैं सीनियर प्रोग्रामिंग मेंबर हूँ क्लब का, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग डिवीजन से हूँ मैं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। बीच में कोई दिक्कत आए कहीं भी मेरे को बोल देना, मैं मतलब वहीं टाइप कर देना, बाद में मत बताना। उसी टाइम बोल देना तो उसी टाइम क्लियर कर लेंगे अपन। और कम ही पार्टिसिपेंट्स हैं मीट के अंदर बहुत, तो डिस्कस करते हुए चलेंगे। मतलब जैसे कोई भी ऐसा लगे कि भाई इसको और बेटर वे में कर सकते हैं तो अपन कर लेंगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन है, जितना बेटर कर सकते हो कर सकते हैं। ग्राफ ठीक है, तो डीएसए पे आते हैं। बीएफएस और डीएफएस हमने पढ़ रखा है इससे पहले, ग्राफ थ्योरी 1 में, तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। डीएसए पे आते हैं। डीएसए की चीज़ क्या है? तो अपन एक ग्राफ की बात करते हैं। जैसे कि नॉर्मल ग्राफ है, मान लो जैसे ऐसा ग्राफ है करके, और ये ग्राफ है तो ये जरूरी नहीं है कि कनेक्टेड हो पूरा तरीके से। ये तो ऐसे ग्राफ है, मतलब कि भाई जैसे ये नोड है, ये नोड है, ये 1 2 3 4 ऐसे कनेक्टेड है, फिर ये 7 8 9 10 ऐसे कनेक्टेड है, और ऐसे मतलब ऐसे मान लो 11 12 13 14 13 ऐसे कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं? हम कनेक्टेड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। डीएससी कनेक्टेड कंपोनेंट्स को ही बोलते हैं एक तरह से, मान लो। कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या है कि 1 2 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, 1 4 से कनेक्टेड है, और 4 5 से कनेक्टेड है। तो एक्चुअल में 1 से लेकर 5 तक का एक पाथ एग्जिस्ट करता है। तो वो एक कनेक्टेड कंपोनेंट वो होता है जिसके अंदर सारे नोड्स तक का पाथ एग्जिस्ट करता है। भाई मैं 2 से लेकर किसी भी नोड पे आ सकता हूँ ना, भाई 2 से इस पे आ सकता हूँ, इस पे आ सकता हूँ, इस पे आ सकता हूँ, इस पे आ सकता हूँ मैं। तो मैं हर नोड पे आ सकता हूँ 2 से, तो ये पूरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट है अपना। ये चीज़ है, तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट में आएगा। ऐसे ये कनेक्टेड कंपोनेंट है, और ऐसे ये कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो ये पूरा एक ग्राफ है, और उस पूरे ग्राफ में 3 कनेक्टेड कंपोनेंट है अपने। तो ऐसा हो गया कनेक्टेड कंपोनेंट की डेफिनेशन। ठीक है, अब डी ऐसे क्या होता है? मान लो एक ग्राफ लिया अपन ने ए बी सी डी, जिसमें 5 पीपल है ना। अब मैं बोल रहा हूँ ए और बी दोस्त हैं, और फिर बी और सी दोस्त हैं। जैसे कि ये है, जैसे ए और बी दोस्त हैं, फिर बी और सी दोस्त हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि ए और सी भी दोस्त हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड है। फिर मैं कह रहा हूँ डी और ई भी दोस्त हैं, तो ये रहे। तो ये ए बी सी तो आपस में कनेक्टेड है, और डी और ई आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो इनको बोलेंगे कनेक्टेड कंपोनेंट, इनको बोले, और ये भी कनेक्टेड कंपोनेंट है, और इस ग्राफ में टोटल 2 कनेक्टेड कंपोनेंट हैं। ठीक है, चलो ये समझ में आती है हमको बात। तो वही डीएसयू चाहिए क्यों हमको? क्वेश्चन जैसे ऐसा आएगा, मान लो कि क्वेश्चन ऐसे बोल दिया हमको कि एक फ्रेंड्स का लिस्ट, अपन को फ्रेंड्स की एजेस दे दी बहुत सारी, जैसे ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी एजेस क्या रिप्रेजेंट करती है कि ए बी का दोस्त है। जैसे तो अपन को बहुत सारी एजेस दे दी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। तो अपन से अब पूछा है कि क्या 1 से लेकर 7 तक का कोई रास्ता है, यानी 1 और 7 दोस्त हैं क्या आपस में? तो इसके निकालने के लिए कनेक्टेड कंपोनेंट चेक कर लो भाई। जैसे ये है, इसके अंदर अपन से पूछ ले कि भाई जो 1 है और 5 है वो आपस में कनेक्टेड है क्या? तो हम रखते हैं भाई ये रास्ता है 1 से 5 तक का। अगर मैं इसको साफ बनाऊँ थोड़ा सा, तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अपन को बोला कि ये ग्राफ दे दिया अपन को, और ये 6 मान लो, ये 7 मान लो। अपन से बोला है कि क्या 1 से लेकर 5 तक का एक रास्ता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो एक कनेक्टेड कंपोनेंट में लाया करते हैं, तो हाँ भाई एक रास्ता तो है उनसे। या फिर ऐसे फ्रेंड्स की लिस्ट दे दी, 1 और 3 फ्रेंड है, 1 और 2 फ्रेंड है, 3 और 4 फ्रेंड है, 3 और 5 फ्रेंड है। तो हमको बोला है कि क्या 1 और 5 भी फ्रेंड है? हाँ तो भाई है कनेक्टेड कंपोनेंट में। 1 और 6 है क्या? 1 और 6 नहीं है, 1 और 6 नहीं है, 1 और 5 फ्रेंड है। तो ये डीएसयू होता है। डीएसयू क्या होता है कि डिसजॉइंट सेट है। एक मिनट, हाँ, तो ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट मतलब कि ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो सेट है ये आपस में कनेक्टेड है अच्छे से, कि भाई मतलब एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचा जा सकता है। और ये सेट है, ये अलग है, तो ये डिसजॉइंट सेट्स हो गए ना, दो अलग अलग, तो इसी को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट यूनियन, डीएसयू। तो भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा एप्लीकेशन और देखते हैं इसके बारे में। ये रहा डीएसयू। क्या होता है इसमें? क्वेरीज आती है अपने पास, 2 क्वेरीज आती हैं, जैसे फाइंड कनेक्टेड कंपोनेंट्स बाय रनिंग बीएफएस एंड यूजिंग डीएसयू। ये क्या चीज़ है? जैसे मान लो क्वेश्चन है, कैसे बोलेगा शुरू में कि शुरू में सब अलग अलग नोड्स थी, 1 2 3 4, एक मिनट, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके अलग अलग नोड्स थी। अब उनको बोलेंगे कि अपन को एक रिलेशन देंगे कि भाई 1 और 3 दोस्त हैं आपस में, तो हम क्या करेंगे, 1 से 3 को जोड़ देंगे। फिर हमको बोलेंगे कि 3 और 5 भी दोस्त हैं आपस में, तो हम 3 को 5 से जोड़ देंगे। फिर अपन को बोलेंगे कि 2 और 4 दोस्त हैं, तो हम 2 को 4 से जोड़ देंगे। ऐसे तो अपन को हर बार एक नोड ऐड करना पड़ रहा है कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर।
तो ये तो हो गई ज्वाइन की क्वेरी कि भाई हम ज्वाइन कर दो। और अपन से एक और क्वेरी क्या पूछ सकते हैं कि क्या बताओ 1 और 5 ये दोस्त हैं आपस में, क्वेश्चन। तो हम चेक करेंगे कि 1 और 5 आपस में कनेक्टेड है कि नहीं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपना ऐसा रहेगा कि अपन क्या कर, ये तो बताएगा कि इन दोनों के बीच में एक एज ऐड कर दो, या फिर ये पूछ सकता है कि 1 और 5 के बीच में रास्ता है क्या। तो बस ये दो चीजें रहेंगी जो कि इसमें भी लिख रहा है ये चीज कि क्या कहते हैं उसे, दो क्वेरीज रहती है इसके अंदर डीएसयू के अंदर। आगे चलते हैं, तो यहाँ तक समझ में आया मतलब मैंने तो समझाया कि डीएसयू का काम क्या है और जरूरत क्या है डीएसयू की। यहाँ तो बैठ रहा है ना दिमाग में। हाँ चलो ठीक है, बैठ रहा है तो सही बात है। मतलब मैंने बस इतना बताया अभी तक कि डीएसयू का काम क्या है और डीएसयू की जरूरत कहाँ पड़ती है। मैंने कुछ नहीं बताया बाकी अभी तक कि डीएसयू कैसे इंप्लीमेंट होता है फिर कैसे करेंगे। ठीक है चलो, इतना समझ में आता है तो बढ़िया बात है। आगे चलते हैं। डिस्जॉइंट सेट यूनियन, डिस्जॉइंट सेट एंड डेटा स्ट्रक्चर विद, ये देख लो एक बार। दैट ऑपरेट्स विद अ सेट पार्टीशन एंड सेवरल डिस्टेंस, इट टिपिकली सपोर्ट्स टू ऑपरेशन। जैसे मैंने बताया आपको दो ऑपरेशन होते हैं। आइडेंटिफाई द सबसेट दिस कैन बी, ये रहा कि भाई कि ये क्या चेक करेगा कि दो नोट्स दे दी तुमको मैंने, जैसे यहाँ पे दी थी दो नोट्स 1 और 5, तो ये बताएगा कि ये कनेक्टेड कंपोनेंट में लाई करती है कि नहीं। ऐसा एक अच्छा सा मान लेते हैं थोड़ा सा, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो अब ये पूछ सकता है तुमसे कि 1 और 5 की क्वेरी देखिए कि 1 और 5 एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में लाई करती है कि नहीं, जो कि पहली क्वेरी हो गई अपनी, ये रहा। और दूसरी क्वेरी क्या है कि जॉइन टू सबसेट्स इनटू अ सिंगल सबसेट। वही कि अगर मैं बोल दूं तुमको लास्ट में एक क्वेरी दूं कि 5 और 6 भी दोस्त हैं आपस में, तो तुम क्या करोगे, 5 को 6 से जोड़ दोगे। तो अब ये पूरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन गया ऐसे करके। तो दो क्वेरी रहेंगी तुम्हारे पास, क्योंकि शुरू में सारे अकेले रहेंगे भाई नोट्स। जब आगे एग्जांपल आएगा उससे देखेंगे अपन। ठीक है, ये क्या बोल रहा है देख लो। द डिस्टेंस सेट वर्क्स बाय रिप्रेजेंटिंग ईच कनेक्टेड कंपोनेंट एज अ रूटेड ट्री। हाँ ठीक है चलो, ये एक बहुत अच्छी चीज बताई इसने कि हाँ, जैसे दो कनेक्टेड कंपोनेंट है ये, है ना। तो इसमें ये बता रखना कि ऐसे कनेक्टेड कंपोनेंट है तो रिप्रेजेंट कैसे होगा भाई, ये पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट है तो हम इसको एक रिप्रेजेंट तो किसी नोड से करना पड़ेगा ना भाई। इसमें 5 नोड है और इसमें 3 नोड है, इसमें भी 3 नोड है और इसमें 5 नोड है। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इनको। तो भाई जैसे 3 है तो 3 इस वाले कनेक्टेड कंपोनेंट में तो उसको कुछ नेमिंग देनी पड़ेगी ना। तो किसी नोड के नाम पे नेम करते तो सही रहेगा। तो अपन इसमें से, जैसे इसमें मान लो 1 चूज कर लिया मैं, तो इसको बोल दिया रूट। तब ये रूट नोड है। तो अब ना भाई 3 का पेरेंट क्या है 1, 2 का पेरेंट क्या है 1, 4 का पेरेंट 3 है, लेकिन 4 का एक्चुअल जो रूट है वो 1 है। क्यों, क्योंकि 4 का एक्चुअल जो तुम ऊपर जाते जाओगे तो रूट ही मिलेगा ना तुमको। ऐसे ही 6 को रूट मान लेते हैं अपन, रूट किसको भी मान सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है, किसी को भी मान लो। तो एक्चुअल में क्या है, उससे एक पूरे कनेक्टेड कंपोनेंट की नेमिंग हो गई ना भाई। ये कनेक्टेड कंपोनेंट कौन सा है जिसका रूट 1 है, ये कनेक्टेड कंपोनेंट कौन सा है जिसका रूट 6 है। तो टोटल इस ग्राफ में दो रूट है 1 और 6, और वो दो ही कनेक्टेड कंपोनेंट है। ये तो ऑब्वियस सी बात है। और भाई 2 का मतलब एक्चुअल 2 का पेरेंट तो 1 है, 3 का पेरेंट भी 1 है, 4 का पेरेंट 3 है, लेकिन 4 का एक्चुअल जो मतलब 4 का कनेक्टेड डीएसयू के हिसाब से बात करें तो पेरेंट कौन सा है 1। क्योंकि सबसे ऊपर टॉप पे सबसे टॉप पेरेंट कौन सा है, फोर्थ का, कि सबसे ओल्डेस्ट पेरेंट ऐसे बात करें तो अपन। तो फोर्थ का पेरेंट एक्चुअल में 1 है। ये तो करंट पेरेंट है अभी 3, लेकिन एक्चुअल में फोर्थ का पेरेंट कौन सा है 1। क्योंकि हमको सिर्फ ना इनके कंपोनेंट से मतलब है कि आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। हमको इससे मतलब नहीं कि 3 4 से जुड़ा है, हमको मतलब है कि 4 इस पूरे ग्रुप से जुड़ा है। हमको इससे मतलब डीएस में बहुत खास बात है कि हमको ये मतलब नहीं आता कि 4 3 से जुड़ा है, हमको इससे बात कोई मतलब नहीं है। 4 बस इस पूरे कंपोनेंट से जुड़ा है, इससे मतलब है हमको। चाहे 4 1 से जुड़ा होता, चाहे 4 5 से जुड़ा होता, चाहे 4 2 से जुड़ा होता, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये है कि 4 इस कंपोनेंट से जुड़ा है बस। चलो, तो एक काम की चीज बताई मैंने यहाँ पे कि रूट, हर कंपोनेंट को एक रूट से नेमिंग दे दी जाती है कि भाई ये रूट है। ये रूट से आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई ये कंपोनेंट है तो उसका रूट कौन सा है। भाई जैसे हम बोलेंगे 5 कौन से कंपोनेंट में लाई करता है, तो कैसे पता चलेगा, 5 का रूट बताओ, 5 का पेरेंट बताओ। 5 का पेरेंट 1 है, हाँ तो भाई 1 वाले कंपोनेंट में लाई करता है। 8 6, तो हर नोड का एक पेरेंट रहेगा। तो भाई 2 3 4 5 इनके पेरेंट क्या है 1, 7 8 के पेरेंट क्या है 6। और अच्छा 1 का पेरेंट क्या होगा, रूट का पेरेंट रूट खुद होता है। भाई पेरेंट की बात करें तो रूट का पेरेंट खुद रूट होता है, ये बात रखने वाली चीज है। ठीक है चलो यहाँ पे आते हैं। ये लिखा ईच कंपोनेंट हैज अ रिप्रेजेंटेटिव, देखो ये ना, इसमें भी लिख रहा है कि एक कंपोनेंट, हर कंपोनेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। और रूट ऑफ ईच ट्री इज अ कंपोनेंट रिप्रेजेंटेटिव, हर कंपोनेंट को उसके रूट से बताया जाता है। हर कंपोनेंट जो होता है उसको उसके रूट से बताया जाता है। ये लिखा था, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। इफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू नोड्स आर सेम वी कैन से दैट, हाँ देखो ये बात बिल्कुल वही बोल रहा है वो कि भाई दो नोड है भाई, 2 है, 2 का पेरेंट भी 1 है, 5 का पेरेंट भी 1 है। तो हम कह सकते हैं ना अगर दोनों का पेरेंट सेम है तो दोनों सेम कनेक्टेड कंपोनेंट में लाई करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है तो बताओ मुझे कि मैंने इतना बताया रूट का समझ में आया। अच्छा तुमको आया, ऋषेश शर्मा। हाँ नहीं आया तो बोल देना, है ना, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है।
टाइम तो खूब है अपने पास, हम तुम दो ही जने हो इसलिए। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है अपन को कि फाइव का अपन पेरेंट निकालेंगे वो वन आएगा, टू का पेरेंट निकालेंगे वन आएगा। तो अगर दोनों का पेरेंट सेम है, हाँ तो भाई दोनों सेम कंपोनेंट कनेक्टेड कंपोनेंट में लाया करते हैं। ठीक है चलो, ये ठीक है, आपको समझ में आ गया ये बात। हाँ, चलो आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, इफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू नोड्स आर सेम वी कैन से दैट दे आर इन द सेम कंपोनेंट, अदरवाइज दे, जो मैंने बोला अभी, जो अपन ने पढ़ा था। ठीक है चलो आगे चलते हैं, डीएससी की बात करते हैं। हाँ चलो, एग्जांपल आ गया इसके अंदर, 6 लोग हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना। 6 लोग मान लो, 6 नोट्स मान लो, कुछ ही मान लो इसको। अब बोला 1 और 3 दोस्त है, तो सुनो, अब समझ रहे हो शुरू में क्या था, ये देखो, शुरू में क्या था, 0 1 2 3 4 5, ये 5 नोड है ना। अभी मैं बोलूँ ये ग्राफ है कोई, मतलब ये 5 नोड है और पांचों बिल्कुल इंडिपेंडेंट नोड है। 0 ऐसे, 1 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे, 4 ऐसे, 5 ऐसे और बस ऐसे, ये 6 नोड है। ये छह आपस में इंडिपेंडेंट नोड है, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो ये तो एक पूरा ग्राफ है ना, ये पूरा ग्राफ है। अच्छा, अब इसमें आप इसको डीएसपी की भाषा में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे कि 0 का पेरेंट क्या हुआ, 0 खुद, भाई 0 का पेरेंट क्या हुआ, 0 खुद। 1 का पेरेंट क्या हुआ, 1 खुद। 2 का पेरेंट कौन है, 2। ऐसे अभी सब लोग खुद के पेरेंट है, क्योंकि अभी कोई कनेक्टेड कंपोनेंट में है ही नहीं भाई। इसका कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, बस अकेला। इसका कनेक्टेड कंपोनेंट क्या है, ये अकेला। तो भाई 0 का पेरेंट क्या हुआ, 0। 1 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 2, 3 का पेरेंट 3, 4 का पेरेंट 4, 5 का पेरेंट 5। ये बात समझ में आती है। अच्छा, अभी ये बोला है कि 1 और 3 बिकम फ्रेंड्स, तो क्या करो भाई, 1 को 3 से जोड़ दो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से अरे, ठीक है, हाँ, तो 1 को 3 से जोड़ देते हैं, तो ऐसे 3 से जोड़ दिया। अब देखो, कैसे भी जोड़ सकते हो, इसमें डायरेक्ट एच बना के जोड़ा है, अब डायरेक्ट एच से भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने तुमको बताया, फर्क नहीं पड़ता है इसके अंदर, इसमें बस फर्क पड़ता है रूट से। तो रूट किसको मान रहे हो, सर मैं इसको मान रहा हूँ रूट, तो मान लो इसको रूट मान लो, भाई ये रूट है। तो अब देखो, 0 का पेरेंट 0, 2 का पेरेंट 2, 4 का पेरेंट 4, 5 का पेरेंट 5, लेकिन 1 का पेरेंट 1, 1 खुद है, और 3 का पेरेंट भी 1 है। ये बात, 3 का पेरेंट भी 1, 1 का पेरेंट भी 1। चलो इतना समझ में आता है। अब क्या बोला है आगे, 2 और 4। ठीक है, चलो अब इसी में देख लो, भाई 1 का पेरेंट 1, 3 का पेरेंट 1, अब 2 और 4 को जोड़ दिया आपस में, पहले 2 और 4 अलग अलग थे, अब 2 और 4 को जोड़ दिया, तो अब 4 का पेरेंट भी 2 बन गया, 2 का पेरेंट तो 2 था ही। ठीक है, लास्ट में बोला 0 और 5 को भी जोड़ दो, तो ये जोड़ दिया, अब 0 का पेरेंट भी 5 बन गया, और 5 का पेरेंट तो 5 था ही। तो अपना फाइनल ग्राफ ये बन गया। अब बोला है कि 2 और 1 दोस्त बन गए, भाई ग्राफ अपना ऐसा था, है ना। अब एक मिनट, है ना, भाई ग्राफ अपना ऐसा था, ये ग्राफ है अपना, है ना। अब बोला है कि 2 और 1 दोस्त बन गए आपस में, तो 2 और 1 की दोस्त देखो, अभी 2 और 1 दोस्त बन गए, तो 2 से 1 की तरफ एक एच आ जाएगा, प्यारा सा, ये एच आ गया। अब बताओ मुझे, अब नहीं, अब सोचो, खुद ही सोचो, 1 का पेरेंट तो 1 है ही, मतलब सोचना क्या है इसके अंदर, बहुत सिंपल सी चीज है। तो 1 का पेरेंट तो 1 था ही, 3 का पेरेंट भी 1 है, अब 2 का पेरेंट क्या बन जाएगा, 1। 4 का पेरेंट 2 था, लेकिन एक्चुअल का अब 4 का पेरेंट कौन बन जाएगा, 1। तो तुमको ये बात समझ में आ रही है, मुझे दोनों बताओ, कि 3 का पेरेंट 1, 4 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 1 और 1 का पेरेंट खुद 1 है, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया। हाँ ना, मतलब बहुत लॉजिकल सी चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा समझने वाला है भी नहीं ज़्यादा, बहुत मतलब सिंपल सा ये है। तो 2 का पेरेंट भी 1 बन गया, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन गया अपना। बढ़िया, चलो अच्छा है। अब डीएसओ की बात करते हैं, आगे क्या है, टू कंबाइन टू सेट कंटेनिंग ए एंड बी, वी फर्स्ट रिप्रेजेंट, देखो ये पढ़ो, टू कंबाइन टू सेट्स कंटेनिंग ए एंड बी, we first find the representative of the set which is A is located and the representative of the set which B is located. If the representative are identical, then we have nothing to do. The sets are already. और समझे, देखो मैं तुमको बोल रहा हूँ, जैसे ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ था अपने पास, अब मेरे पास क्वेरी आई कि भाई 1 और 2 को दोस्त बना दो, 1 और 2 को फ्रेंड्स बना दो। तो पहले मैं क्या चेक करूंगा, भाई 1 और 2 को दोस्त बनाने का मतलब क्या है, कि 1 और 2 दोनों का रूट सेम कर दो, ये मतलब हुआ ना 1 और 2 का। तो अब देखो भाई, मैं 1 का रूट देखूंगा, भाई 1 का रूट कौन है, भाई 1 का रूट तो 1 है। 2 का रूट कौन है, भाई 2 का रूट 2 है। अच्छा, दोनों के रूट सेम होते पहले से, मान लो मैं 1 और 3 को बोलता कि 1 और 3 को आपस में फ्रेंड बना दो, भाई वो तो पहले ही फ्रेंड है, वापस क्या बनाओगे। तो तुम उन्हीं लोगों का फ्रेंड बना सकते हो जिनका रूट अलग अलग हो शुरू में। ठीक है भाई, इन दोनों का रूट अलग अलग है, तो ठीक है, तो यही चीज बोल रहा है यहाँ पे, कि तुमको बोला है कि दो सेट जोड़ो, जो ए और बी को जोड़ना है तुमको, भाई ए के सेट को बी के सेट को जोड़ना है, इसमें ऐसा लिख रहा है ना। तो तुम क्या करोगे, पहले ए का रिप्रेजेंटेटिव निकालोगे और बी का रिप्रेजेंटेटिव निकालोगे, लिखा है ना कि रिप्रेजेंटेटिव सेट निकालोगे कि ए का किधर है और बी का किधर है। फिर उसके बाद देखोगे कि अगर दोनों आइडेंटिकल है, क्या दोनों आइडेंटिकल है, मतलब वो पहले से ही एक ही सेट में बिलोंग करते हैं, हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ये लिख रहा। और अगर वो नहीं है, तो हम उन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम या तो ये कर सकते थे इसके अंदर
कि भाई टू का जो पेरेंट है वो वन बना दे, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं, वन का पेरेंट टू बना दे, कुछ भी कर सकते हैं अपन, क्योंकि एक ही बात है ना भाई, एट एट द एंड तो ये पूरा कनेक्टेड कंपोनेंट ही बन रहा है, और रूट एक ही होना चाहिए कनेक्टेड कंपोनेंट के अंदर, या तो टू को रूट बना दे, वन वन को रूट बना दे, क्योंकि दोनों अपने अपने आपस में रूट थे पहले, तो दोनों में से एक ही रूट रहेगा, कोई से भी रूट रह सकता है, कोई मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आती है अपन को, तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब कोड आता है, यहाँ तक समझ में आया, थ्योरी समझ में आई मेरे को, ये बताओ। अच्छा, और तुमको आ रही है नीले, तुम थोड़ा सा लेट ज्वाइन हो तो। अच्छा अच्छा, एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप भी दे दूंगा, देखना एक बार, है ना, मैं कोड समझाने से पहले बताता हूँ कोड में कर क्या रहे हैं हम। ऐसे कोड रीड नहीं कर रहा मैं। देखो कुछ नहीं है, अपन को शुरू में क्या दे रखा है, शुरू में अपन को 1 2 3 कुछ एजेस दे रखी है, 4 5 6 7, ऐसे 8, ऐसे 8 एजेस दे दिए अपन को, है ना, 8 सॉरी नोट्स दे दिए, 8 नोट दे दिए अपन को। एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ तो अपन को 8 ना नोट दे दिए। अब अपन को दो टाइप की क्वेरी आएंगी, एक आएगी जैसे मान लो एक क्वेरी ए बी, ये क्या बोल रही है कि ए से बी, ए को और बी को आपस में दोस्त बना दो, ए को आपस और ए और बी को आपस में दोस्त बना दो। दूसरी क्वेरी क्या आ रही है, ए बी की पूछ रही है कि ए और बी आपस में दोस्त है क्या। अच्छा, और ये बात तुमको पता है कि वन वन टू का दोस्त है और टू थ्री का दोस्त है, अगर तो वन थ्री का भी दोस्त है। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई। तो अपन को डीएसपी में इंप्लीमेंट क्या करना है, ये दोनों क्वेरी इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, चलो अपन करेंगे कैसे, कनेक्टेड कंपोनेंट से। कनेक्टेड कंपोनेंट का फीचर क्या है सबसे मेन, कि कनेक्टेड कंपोनेंट का फीचर ये होता है कि हर कनेक्टेड कंपोनेंट का एक रूट होता है। ठीक है, तो ठीक है, अभी शुरू में 8 नोड थे, आठों अलग अलग थे बिल्कुल, कोई तो आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो भाई 8 कनेक्ट हमारे अभी ग्राफ में कितने टोटल कनेक्टेड कंपोनेंट हुए भाई, 8 नोड है, आठों कनेक्टेड नहीं है किसी से भी, तो टोटल कितने कनेक्टेड कंपोनेंट है अपने ग्राफ में, भाई 8 ही है, हर कोई अपना कनेक्टेड कंपोनेंट है अलग अलग। सही बात है कि नहीं, सही बात है। ठीक है, तो ये 8 कनेक्टेड कंपोनेंट है। अब अपन को पहली क्वेरी आती है, अब अपन को क्या करना है भाई, इसका रूट बताओ, 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, 3 का रूट 3, 4 का रूट 4, 5 का रूट 5। लिख मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि अपन को कोड में भी यही करना है। तो देखो शुरू में कोड में क्या दे रखा है अपन को, एक मिनट, अरे यार ये तो, हाँ ठीक है, तो कोड में क्या दे रखा है, देखो शुरू में कोड में यही करना है अपन को। सबसे पहले ये फंक्शन करता क्या है, ये जो फंक्शन है ये कर क्या रहा है, अपन एक पेरेंट एरे मेंटेन करेंगे। पेरेंट एरे मतलब रूट एरे, कि वन का रूट क्या है, वन का पेरेंट क्या है, एक ही बात है। ठीक है, तो अपन को बात करनी पेरेंट एरे मेंटेन करेंगे। अच्छा, तो शुरू में क्या है, किसी नोड का पेरेंट क्या है, वो खुद, भाई आयत नोड का पेरेंट क्या है, वो खुद, आयत नोड का पेरेंट वो खुद है, तो हमने वही इनिशियलाइज कर दिया, आई वन से लेकर एन तक जितने भी नोड्स हैं, सारे सबका पेरेंट क्या कर दो, वो खुद बना दो, पेरेंट ऑफ आई इक्वल्स टू आई। यहाँ तक बात बिल्कुल से समझ में आती है, आ रही है समझ में, हाँ या ना तो बोल दो। हाँ ठीक है, बाकी दोनों को भी आ रही है, मैं मान लेता हूँ। हाँ ठीक है, चलो आ रही है, बढ़िया बढ़िया बना है ना। तो अभी अपन ने क्या कर दिया कि हर किसी को उसका खुद का पेरेंट बना दिया, चलो बढ़िया कर दिया। अब अपने पास क्वेरी आएगी, क्वेरी क्या आ सकती है, सबसे पहली क्वेरी आएगी अपने पास कि हाँ, एक इसमें एक रहेगा अपने पास, एक फंक्शन अपन ये बनाएंगे, ये फंक्शन क्या बनाएंगे अपन, एक फंक्शन बनाएंगे कि मान लो हमको निकालना हो, जैसे मान लो आ, ये नहीं है, ये है ग्राफ अपने पास, एक मिनट, मान लो, है ना, ये ग्राफ है अपने पास, अब हमको ये ग्राफ दे रखा है। अब अपन से ना अपन ने कुछ भी करके ये ग्राफ बना लिया, मतलब ये ग्राफ अपन को दे रखा है, ये ग्राफ आपने बना लिया, कुछ भी एक स्टेज पे पहुंच गए डीएसयू के, जिसके अंदर अपन ने फ्रेंड्स ऐड करके ये ग्राफ बना लिया। अब अपन को ना ये फंक्शन बनाना है, जैसे ये फंक्शन है ना, ये फंक्शन क्या बोल रहे हैं, अपन से पूछा कि भाई 4 का वो बताओ पेरेंट क्या है, 4 का पेरेंट है क्या, तो तुम कैसे बता सकते हो 4 का पेरेंट क्या होगा, सोच के देखो भाई, 4 के पेरेंट क्या होगा, ये कैसे बताओगे तुम सोच के। भाई हमारी पेरेंट एरे कर क्या रही थी, पेरेंट एरे कर रही थी सर कि तो उसका पेरेंट स्टोर कर रही थी। अच्छा जी, तो उसमें अभी हो सकता है 4 का पेरेंट 2 स्टोर हो या 4 का पेरेंट 1 स्टोर हो, उस हिसाब से तो 1 स्टोर होना चाहिए उसके अंदर, लेकिन हो सकता है अपडेट नहीं किया हो अपन ने। डीएसयू का तरीका है कि डीएसयू हैंड टू हैंड अपडेट नहीं करता है। अपन को 4 का पेरेंट निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, फोर्थ के इमीडिएट पेरेंट पे जाएंगे, फोर्थ के इमीडिएट पेरेंट पे जाएंगे, भाई 2 पे गए, अच्छा, फिर 2 के इमीडिएट पेरेंट पे जाएंगे, 1 पे गए, अच्छा 1 के इमीडिएट पेरेंट पे जाएंगे, 1 का इमीडिएट पेरेंट कौन है, 1 खुद। अच्छा, तो जब तक हम पेरेंट पे तो मतलब 4 का पेरेंट क्या आ गया, एक्चुअल में 1 आ गया,
इसका मतलब हम किसी भी नोड, हमसे पूछा है कि भाई ए नोड का रूट क्या है, ए नोड का पेरेंट क्या है, तो हम क्या करेंगे, उसके पेरेंट पे जाएंगे, फिर उस नोड के पेरेंट पे आएंगे, ऐसा जब तक करते रहेंगे जब तक ऐसा नोड नहीं मिल जाता जिसका पेरेंट वो खुद हो। जैसे कि इसमें इस केस में क्या कर रहे हैं अपन, ये 4 के पेरेंट पे गए वो 2 था, 2 के पेरेंट पे गए वो 1 था, 1 का पेरेंट 1 खुद है, तो 4 का रूट क्या हो गया, 1 हो गया। ये फंक्शन भी यही काम कर रहा है। ये फंक्शन क्या कर रहा है कि हमको बोला है फाइंड सेट, वी का सेट निकालो कि वी का पेरेंट निकालो, एक ही बात है कि वी कौन से सेट में लाया करता है, यानी वी का सेट का रूट क्या है या फिर वी का पेरेंट क्या है, जो सबसे ऊपर टॉप पेरेंट है वी का, ओल्डेस्ट पेरेंट है वो कौन सा है, ये हमको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाएंगे, हम बात करेंगे अगर वी खुद का पेरेंट है, भाई वन वाला केस होता कि वन जैसे खुद का पेरेंट है, भाई पेरेंट ऑफ वी वी के बराबर है, तो भाई वी खुद ही रूट है, जैसे कि वन रूट है। अच्छा ऐसा नहीं है, जैसे फोर्थ के केस में ऐसा नहीं है, भाई फोर्थ का पेरेंट तो 2 है ना, तो ऐसा नहीं है, तो क्या करो, 2 का पेरेंट निकालो, फाइंड सेट पेरेंट ऑफ 2, फिर 2 का निकालो, फिर 2 पे जाएगा, फिर 1 पे जाएगा, रिकर्सिव फंक्शन है, फिर 1 पे जाएगा, 1 का देखिएगा, अच्छा हाँ 1 का है तो 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है 1 आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब तो समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं, इस वाले कोड में ये एक बहुत ही बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है डीएसयू का, इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपली बस इमीडिएट पेरेंट स्टोर, पेरेंट एरे क्या कर रही है, पेरेंट एरे जस्ट इमीडिएट पेरेंट स्टोर कर रही है। ये पेरेंट एरे जो है ये फोर्थ का पेरेंट स्टोर करेगी 2, एक मिनट साफ कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ, ये फोर्थ का पेरेंट स्टोर करेगी 2, ये 2 का पेरेंट स्टोर करेगी 1, 3 का पेरेंट स्टोर करेगी 1 और 0 का पेरेंट स्टोर करेगी 5। ये सिंपल सी पेरेंट एरे जो कि जस्ट इमीडिएट पेरेंट स्टोर कर रही है, शुरू में आई था, बाद में क्वेरीज दे देके चेंज होता था क्या, और इसके बाद इमीडिएट पेरेंट स्टोर कर रही है। हमको 4 का पेरेंट निकालना क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन कॉल कर देंगे फाइंड सेट, भाई फोर्थ कौन से सेट में अदा करता है, चेक करेंगे फंक्शन सबसे पहले कि फोर्थ खुद ही का पेरेंट तो नहीं है, नहीं भाई नहीं है, तो ऊपर जाएगा और 2 का पेरेंट पे कॉल हो जाएगा, 2 खुद का पेरेंट तो नहीं है, नहीं है, तो ऊपर जाएगा 1, 1 पे आ गया, अच्छा 1 खुद का पेरेंट है, हाँ तो वही 1 ही आंसर, तो फोर्थ का पेरेंट 1 हो गया। अच्छा तो ये वाला फंक्शन समझ में आया, हाँ भाई आया, आ गया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है चलो आगे बात करते हैं। अब भैया एक क्वेरी रह गई इसके अंदर, कौन सी क्वेरी रह गई, मर्ज करने वाली क्वेरी रह गई, कि भाई मैं बोल दूं 5 का पेरेंट 2 है तो वो कैसे करोगे मतलब मर्ज, वो तो अभी ये तो बहुत ही सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन है डीएसयू का, इसमें कुछ नहीं करना है अपन को, 5 का पेरेंट 5 और 2 को मर्ज करना है तो मार्क कर दो, ये पेरेंट ऑफ 5 2, भाई शुरू में पेरेंट ऑफ 5 क्या था, 5 खुद, अब हमारे पास मान लो जैसे ऐसा है, शुरू अभी ये है तो इसमें क्या पेरेंट पेरेंट एरे में स्टोर क्या है, 3 का पेरेंट 1, 2 का पेरेंट 1, 4 का पेरेंट 2 और 5 का पेरेंट क्या स्टोर होगा, 5 होगा नहीं होगा, होगा, 1 का पेरेंट क्या स्टोर होगा, 1 होगा, 0 का पेरेंट क्या स्टोर होगा, 5 होगा। अच्छा ठीक है, ये समझ में आता है, ये बिल्कुल सही लिखा है। अब क्वेरी आई कि 2 और 5 को दोस्त बना दो, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 का पेरेंट बना देंगे 2, सिंपल, पेरेंट ऑफ 5 इक्वल्स टू 2। अच्छा ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हर बार, क्यों नहीं कर सकते ये बताओ मुझे, कोई सोच सकता है कि हर बार ऐसा नहीं कर सकते कि भाई अपन को दो नोट दिए ए और बी, तो सिंपली उन दोनों को यूनियन करना है, तो पेरेंट ऑफ ए इक्वल्स टू पेरेंट ऑफ बी नहीं कर सकते, नहीं पेरेंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी नहीं कर सकते। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला तुमने, कि दूसरे यहाँ पे तो 5 का पेरेंट था नहीं, मान लो, हाँ एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे मान लो 5 होता ना ऐसे, हाँ, यहाँ पे मान लो 5 का पेरेंट होता 6 ऊपर, अब नहीं कर सकते थे भाई, अब अगर तुम 5 का पेरेंट 2 आते थे ना, तो 5 का पेरेंट 6, 5 का पेरेंट पहले 6 था, अब 2 हो गया, तो भाई मतलब एक्चुअल में तुम समझो ना बात को, कि एक्चुअल में जब मैंने 5, 2 की क्वेरी दी, 5 और 2 को पेरेंट्स बनाया, तो ये पूरा का पूरा ग्राफ ही एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन गया, तो भाई 6 कहाँ जाएगा फिर, भाई 5 को तो तुमने 2 जोड़ दिया, 0 तो 5 से 0 तो 2 तक पहुंच जाएगा, ये सारे तो 2 तक पहुंच ही रहते हैं मान लो, 1 तक जो भी है, 6 तो नहीं पहुंच पाएगा ना, तो ऐसा नहीं कर सकते, तुमको पता क्या करना है, जब भी तुमको एक क्वेरी आए कि भाई ए और बी, उन दोनों को आपस में तुम यूनियन कर दो, मतलब उन दोनों के कंपोनेंट को आपस में जोड़ दो, ए और बी दूसरे के फ्रेंड बना दो, क्या करो, ए का रूट निकालो, ए का टॉप पेरेंट निकालो, ए का टॉप पेरेंट निकाल लिया भाई, अच्छा निकाल लिया, P1 मान लो, बी का टॉप पेरेंट निकालो, अच्छा निकाल लिया भाई, निकाल लिया, P2 निकाल, अब दोनों खुद के रूट नहीं है, ये दोनों आपस में खुद पेरेंट है ना, खुद के पेरेंट है, तो अब जोड़ दो भाई किसी को भी, P1 को P2 से जोड़ दो, P2 से, इसमें क्या था भाई 2 को 5 से जोड़ना है, मान लो एक क्वेरी है मेरे पास, 2 को 5 से जोड़ना है, अच्छा तो 2 का रूट, 2 का सबसे बड़ा पेरेंट निकालो, ये 5 का निकालो 6, अब या तो 1 को 6 से जोड़ दो या 6 को 1 से जोड़ दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से, अभी तो कम से कम हम जब बेसिक इंप्लीमेंटेशन समझ रहे हैं तब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब वह तो 1 को 6 से जोड़ सकते हैं या 6 को 1 से जोड़ सकते हैं, ऐसा है, तो ये कोड देखो यही कर रहा है।
भाई हमको बोला यूनियन सेट, भाई सेट कर दो ए और जो ए जिस कंपोनेंट में आता है और बी जिस कंपोनेंट में आता है उन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ दो, यानी ए और बी को आपस में फ्रेंड्स बना दो। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, फाइंड सेट ए का पेरेंट फाइंड कर लिया। अच्छा भाई ए इक्वल्स टू फाइंड पेरेंट ऑफ ए, यानी तो तरफ से वेरिएबल ज्यादा नहीं बनाया इसने, इसी में डाल दिया कि ए का पेरेंट फाइंड कर लो, फाइंड कर लिया भाई उस कनेक्टेड कंपोनेंट का रूट। बी का पेरेंट फाइंड कर लो, जो ओल्डेस्ट पेरेंट वो फाइंड कर लिया। अच्छा ठीक है, अच्छा इन दोनों को एक दूसरे, अब देखो कि अगर भाई दोनों सेम ही रूट है, मतलब समझ रहे हो कि ए और बी अगर दोनों का रूट सेम है, मतलब दोनों पहले से ही सेम कंपोनेंट में लाया करते थे, तो अब उनको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा नहीं लाया करते थे अगर, तो बस या तो पेरेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ए कर दो, या फिर यहाँ पे पेरेंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी भी लिखा जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो अपन को डीएससी को तीनों फंक्शन समझ में आ गए। ठीक है चलो, बहुत बढ़िया। हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो तीनों समझ में आ गए। क्या है फिर से बात देख लो कि शुरू में पेरेंट्स को इनिशियलाइज कर देते हैं अपन, सारे नोड्स खुद के पेरेंट होते हैं शुरू में। फिर अपने पास क्वेरी आती है कि भाई किसी नोड का मतलब अल्टीमेट पेरेंट ओल्डेस्ट पेरेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे कि भाई फाइंड सेट फंक्शन लगाओगे और वी पास करोगे। अगर वी खुद का पेरेंट है तो वही रिटर्न कर दो, वी वन वन का पेरेंट है तो रिटर्न कर दो, नहीं तो उसके पेरेंट पे जाओ और उसका उसका मतलब फाइंड सेट करो भाई, उसके पेरेंट का फाइंड सेट कर लो। ठीक है चलो, अब यूनियन सेट में भी, यूनियन सेट क्या है कि दो नोड्स दे दिए, दोनों फ्रेंड आपस में, तो दोनों ही कंपोनेंट्स को जोड़ना था, तो कैसे जोड़ेंगे, दोनों का रूट निकाल लो भाई, और दोनों के रूट, एक के रूट को दूसरे का पेरेंट बना दो भाई, कैसे भी कर सकते हो, पेरेंट ऑफ बी इक्वल्स टू ए, पेरेंट ऑफ ए इक्वल्स टू बी। ठीक है चलो, अब इस कोड में दिक्कत क्या है जो हम ऑप्टिमाइजेशन लाए, ये देखो पहले तो भाई इस कोड की दिक्कत क्या है कि इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर है और एक फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n है। कैसे है चलो देखते हैं भाई। मान लो ये फंक्शन है 1 2 3, मतलब ग्राफ है ये 4 है ना, ये बढ़िया सा ग्राफ है अपना। अब अच्छा अभी इसमें और एक ये 5 और एक ये 6, ठीक है चलो है ना। अभी पेरेंट एरे में देखो ध्यान से, पेरेंट एरे का खेल है पूरा। 1 का पेरेंट क्या स्टोर होगा 1, 2 का पेरेंट क्या स्टोर होगा 2, 3 का पेरेंट नहीं 2 का पेरेंट स्टोर होगा 1, 3 का पेरेंट स्टोर्ड है 2, 4 का पेरेंट स्टोर्ड है 3। ठीक है, और है ना, ऐसा करके है मान लो। अब मैंने तुमसे पूछा भाई फोर्थ का पेरेंट बताओ, मैंने फाइंड सेट वाला फंक्शन कॉल किया और पूछा कि फोर्थ का पेरेंट बताओ, तो तुम क्या करोगे भाई, 4 से 3 पे जाओगे, 3 से 2 पे जाओगे, 2 से 1 पे जाओगे। अच्छा 1 है, हाँ ठीक है 1 आउटपुट दे दोगे मेरे को। ठीक है, मैंने अब तुमसे फिर से पूछा फोर्थ का पेरेंट, मान लो, तो तुम फिर से वही चीज कर रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम बार बार ऐसे ऊपर जाते ही रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो एरे है ना, पेरेंट एरे, उसमें तुमने फोर्थ का पेरेंट एक्चुअल वाला स्टोर ही नहीं कर रखा, तुमने सिर्फ इमीडिएट पेरेंट स्टोर कर रखा है। तुम हर बार ऊपर जाते रहोगे, तो सेम तुम समझ रहे हो कि मैंने तुमसे एन क्वेरीज करी और एन ही नोट्स हैं, तो तुम एन स्क्वायर मतलब एक बार में अगर एक नोट के लिए एन लग रहा है ऑलमोस्ट, तो मतलब तुम एन इंटू एन माइनस वन हर नोट के लिए पूछूंगा ना तुमसे, अगर लीनियर ग्राफ हुआ तो एन इंटू एन माइनस वन अपॉइंट टू, यानी कुल मिला के एन स्क्वायर ऑपरेशन लग जाएंगे कुल मिला के मोटा मोटा, जबकि काम हो सकता है ऑफ एन भी। भाई लीनियर ग्राफ था अगर, तो 4 से 3 पे गए तो 3 का पेरेंट भी तो उसी टाइम अपडेट कर सकते थे तुम कि भाई 3 का भाई 4 का पेरेंट क्या है, जो 3 का पेरेंट है, तो 3 और 4 के पेरेंट दोनों के एक साथ ही अपडेट कर दो ना भाई, 1 ही है दोनों के पेरेंट। तो जो ये पेरेंट है ना, उसमें कमी है। कमी क्या है कि ये सिर्फ इमीडिएट पेरेंट स्टोर कर रही है, और मैंने अगर 4 का पेरेंट निकाल भी लिया 1, तो वो उसको स्टोर नहीं करती। देखो मैं जितनी बार 4 का पेरेंट पूछूंगा ना, अब क्वेश्चन में जितनी बार मेरे से 4 का पेरेंट पूछा जाएगा, मैं बार बार 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 जाता रहूंगा पागलों की तरह, तो कोई मतलब नहीं आता इस बात का। अच्छा मैं तुमको डीएसयू में इतना अच्छा समझा दिया है कि 4 3 से कनेक्टेड है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर 4 सीधा 1 से भी कनेक्टेड होता ना तो भी एक ही बात थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है डीएसयू में, कि डीएसयू में कौन किससे कनेक्टेड है इसका कोई मतलब नहीं है, बस मतलब किससे है कि हर नोड का सबसे टॉप पेरेंट कौन सा है, हमको बस उससे मतलब है, क्योंकि वही कनेक्शन बताता है। बाकी 4 3 से है कि नहीं, 4 2 से है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। 4 से 1 से 4 का रूट 1 होना चाहिए बस, इतनी सी बात है डीएसयू में। ठीक है, दिक्कत समझ में आ गई, दिक्कत ये आ गई समझ में कि बार बार 4 का पेरेंट पूछूंगा तो बार बार तुम ऊपर जाओगे। तो उसका तरीका क्या है कि क्यों ना हम इस पेरेंट एरे में अगर हम कर सकें तो हम अल्टीमेट पेरेंट या फिर जो सबसे टॉप पेरेंट है वो स्टोर कर लें। अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए मेरे को कि 4 का पेरेंट में सीधा 1 ही स्टोर कर पाऊँ, 3 का पेरेंट में सीधा 1 ही स्टोर कर पाऊँ, तो कितना मजा आ जाए। फिर मैं से वो 4 का पेरेंट पूछेगा, 3 का पूछेगा, 2 का पूछेगा, मैं सबका एक साथ बता दूंगा वो ओपन में, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी ऐसा करके। अच्छा ठीक है, तो ये हर हर बार टॉप पेरेंट तो नहीं कर सकते, क्यों भाई, हर बार टॉप पेरेंट क्यों नहीं स्टोर कर सकते, मतलब अपडेट क्यों नहीं कर सकते भाई। हर बार मेरे को हो सकता है यूनियन की क्वेरी मिलती रहे, भाई ए को बी से जोड़ दो, बी को सी से जोड़ दो, मान लीजिए यूनियन की, तो हर बार जब यूनियन की वो जो हमको क्वेरी मिल रही है, तो अगर हर बार मैं अपनी पेरेंट एरे अपडेट करने बैठ गया, तो मैं तो फिर से एन स्क्वायर चला जाऊंगा। तो मेरे को अपनी पेरेंट एरे अपडेट कब करनी है,
मतलब अभी समझ रहे हो, अभी शुरू में क्या थी पेरेंट एरे, मान लो ऐसी है 4 का 3, 3 का 2, 3 1 2 का 1, ऐसे अपडेटेड। मतलब पेरेंट एरे है कि 4 का पेरेंट 3, 3 का पेरेंट 2, 2 का पेरेंट 1, 1 का पेरेंट 1 खुद, है ना। अब मान लो मैंने पूछा, अब मेरे पास क्वेरी आई कि 3 का पेरेंट क्या है। तो अब बताया मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि 3 का जो पेरेंट है ना, वो चेक करो पहले तो 3 है कि नहीं है। भाई 3 तो 3 का पेरेंट 3 तो नहीं है भाई, अभी तो 2 है। अच्छा ठीक है। तो अब क्या करो कि 3 का जो पेरेंट आया ना, उसको मार्क, अब जो मैं आंसर लाने वाला हूँ एंड में, उसको मार्क कर देना। मतलब जब अभी मैं 3 का निकालूंगा पेरेंट, अभी तो 2 है करंटली, जब मैं एंड में क्या निकालूंगा, 1 निकालूंगा आंसर। तो अब मैं जब मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा ना, तो मैं रिटर्न करने की बजाय उसको स्टोर भी कर लूंगा, अपडेट भी कर लूंगा आंसर। और साथ में जब मैंने 2 का भी निकाला ही होगा पेरेंट, भाई 3 से 2 पे आऊंगा, 2 से 1 पे, तो 2 का भी अपडेट कर दूंगा। 2 का चलो 1 ही है अभी, ऐसा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे, पेरेंट एरे में सिर्फ इमीडिएट पेरेंट स्टोर करने की बजाय हम उससे जितना टॉप का पेरेंट स्टोर कर सकते हैं वो करेंगे, और चाहे तो रूट ही कर लेंगे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ इमीडिएट ही करें, क्योंकि हमको इमीडिएट पेरेंट से कोई मतलब नहीं है, हमको उसके रूट से मतलब है। ये वाली चीज कहना चाह रहा हूँ मैं। तो देखो यही चीज बता रहा है कि दो टाइप के ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है ना। पहला है पाथ कंप्रेशन, इफ ही नहीं, एक मिनट जाओ, पाथ, हाँ ये पाथ कंप्रेशन। तो पहला ऑप्टिमाइजेशन है पाथ कंप्रेशन, जो कि तुमको बताया कि भाई 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 जाना पड़ा था ना अपन को, यहाँ पे वो नहीं जाना पड़ेगा अपन को। कुल मिला के अपन सीधा मतलब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो आगे इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं। इसमें भी ये लिख रहा है कि दिस ऑप्शन फॉर स्पीडिंग ऑफ द फाइंड सेट, जो कि मैं तुमको बताया कि किसी भी नोड का पेरेंट निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी, हमको स्पीड हो जाएगा। If we call find set for some vertex v, we actually find the representative p for all vertices that we visit on the path v। मतलब ये वही चीज कह रहा है कि भाई अगर मान लो, एक मिनट, ये, अरे हाँ, 1 2 3 4, अगर मेरे से फोर्थ का पेरेंट पूछा गया, तो एक्चुअल में मैं रास्ते में कहाँ से आया, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो भाई रास्ते में जितने भी नोड पड़े, 2 3 4, सबका पेरेंट एक ही तो था। तो सबको मैं उसी टाइम अपडेट कर दूंगा ना, 2 3 4 को। भाई मैं उनसे विजिट हो ही रहा हूँ, मैं 4 से 3 जा ही रहा हूँ, 3 से 2 जा ही रहा हूँ। तो मैं इन सबका पेरेंट जब एक ही है एट द एंड, क्योंकि एक ही कनेक्टेड कंपोनेंट में है सारे के सारे, तो उनको अपडेट भी तो कर दूंगा साथ में मैं। तो फायदा रहेगा मेरे को, एट द एंड मैं 4 से 1 फिर सीधा चला जाऊंगा। मतलब आगे मेरे को कोई 3 की क्वेरी पूछेगा, पहले मेरे से उसने 4 की क्वेरी पूछ ली, तो अब मैंने 4 3 2 तीनों के पेरेंट अपडेट कर दिया, क्योंकि तीनों का पेरेंट सेम थे। तो आगे में से अब कोई 3 की क्वेरी पूछेगा, तो मैं सीधा ओ 1 में आंसर दे सकता हूँ ना। तो एट द एंड तो मेरे पास कितने ऑपरेशन लगे, ऑफ एन लगे ना। चाहे कोई भी नोट पूछ ले मेरे से, ऑफ एन ऑपरेशन में मैं सारे नोट्स की क्वेरी आंसर दे सकता हूँ, ओवरऑल ऑफ एन, ऐसा करके। तो यही चीज बोल रहा है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं अभी। द ट्रिक इज टू मेक द पाथ ऑफ ऑल नोड्स शॉर्टर बाय सेटिंग द पेरेंट फॉर ईच विजिटेड वर्टेक्स डायरेक्टली टू पी। वही कि वो बोल रहा है कि पेरेंट एरे में तुम डायरेक्टली सबसे ओल्डेस्ट पेरेंट स्टोर करो, रूट स्टोर करो, या फिर मतलब टॉप पेरेंट स्टोर करो, जितना तुम कर सकते हो पेरेंट स्टोर। भाई 4 का पेरेंट अगर 2 भी स्टोर था तो भी तो ऑपरेशन कमी तो होते मेरे पास। मैं क्या चाह रहा हूँ, चलो एग्जाम्पल की तरफ से देखते हैं एक बार। जैसे ये है, मान लो कि ट्री दे रखा है। अब अपन से मान लो, अपन का ऐसा ट्री था कुछ कुछ, है ना। तो हमने क्या शो कर रखा है भाई, 6 का पेरेंट 3, 3 का पेरेंट 2, 2 का पेरेंट 1। ऐसे 4 का पेरेंट 2, 2 का पेरेंट 1, है ना। ऐसे 5 का पेरेंट, अब मैं मान लो 7 है। तो अपन ने अब ये अपन ने फंक्शन कॉल किया 7 के लिए, तो क्या जाएगा, एक मिनट, एक सेकंड बस। हाँ ठीक है। तो हाँ भाई मान लो अपन ने कॉल किया है ना 7 के लिए, 7 से आएगा 5 पे, 5 से आएगा 3 पे, 3 से आएगा 2 पे, 2 से आएगा 1 पे। अब मैंने 7 5 3 1 2 और 1 इन सब के पेरेंट्स अपडेट कर दिए। तो अब देखो 7 को मैं सीधा क्या, 7 का पहले पेरेंट क्या था 5। अब 7 का पेरेंट एक्चुअल में है कौन, 1, तो मैं निकाला भी है वो। तो मैं सीधा 7 को क्या जोड़ दूंगा, 7 को 5 से हटा के सीधा 7 को 1 से जोड़ दूंगा भाई, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया। 7 को यहाँ से हटा के सीधा 1 से जोड़ दो ना भाई, 5 को यहाँ से हटा के सीधा 1 से जोड़ दो ना, 3 को यहाँ से हटा के सीधा 1 से जोड़ दो, 2 को यहाँ से हटा के, मतलब 2 तो यहाँ पे ही है तो 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है कि 7 का अगर पेरेंट निकालने को बोला है, तो उसके पाथ में जितने भी नोट्स पड़े वो सारे नोट्स का पेरेंट 1 ही है, तो उनको डायरेक्टली जोड़ दो, उनके पेरेंट्स को सीधा अपडेट कर दो, ना कि इमीडिएट पेरेंट ही स्टोर करते रहो तुम, तो उससे काफी टाइम बचेगा तुम्हारा। ठीक है। तो ये बात समझ में आई तुमको कि हमको ऐसा क्यों करना है, कि मतलब इमीडिएट। हाँ चलो, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ तो अब आते हैं ऐसा कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा है कि भाई सबसे पहले तो चेक करो भाई, वी का पेरेंट पूछा कि वी खुद ही का पेरेंट तो नहीं है। अच्छा वी खुद ही का पेरेंट है तो रिटर्न कर दो, जो कि कर दिया हमने यहाँ पे। अच्छा ठीक है। अब आती है बात, अगर वी खुद का पेरेंट नहीं है, जो कि यहाँ पे है 7 खुद का पेरेंट नहीं है, 7 का पेरेंट 5 है, तो अब क्या करो कि पेरेंट ऑफ वी का फाइंड करो जैसे,
ये देखो, यहाँ देखो, एक मिनट, हाँ 7 क्या है, वी नोड है। अच्छा, वी का पेरेंट निकाला 5, ये क्या है, पी ऑफ वी। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि पी ऑफ वी के बराबर नहीं है, नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने फंक्शन में क्या कर देते पहले कि फाइंड सेट कॉल कर देते पी ऑफ वी के लिए और रिटर्न कर देते थे ये चीज। अब रिटर्न करने की बजाय हम इसको पी ऑफ वी में अपडेट कर देंगे, पी ऑफ वी को कर दो इसके बराबर। तो ये अपना आंसर था ना, 7 का पेरेंट क्या है, फाइंड ऑफ पी ऑफ वी, और इसको अपडेट भी कर दो जो कि यहाँ पे लिख रहा है सेम चीज, कि भाई वी का खुद का पेरेंट नहीं है। तो ये देखो, इसको मत चेको, भी इसको देखो सिर्फ। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे फाइंड सेट ऑफ पेरेंट ऑफ वी, भाई वी के जो पेरेंट है उसका रूट ढूंढो और उसको पेरेंट ऑफ वी में डाल भी दो। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, ये बैठा नहीं बैठा, अच्छा बैठ गया, बढ़िया। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ये समझ में आ गया अब हमको कुल मिला के कि अब हम इमीडिएट पेरेंट स्टोर नहीं कर रहे, अब हम टॉप मोस्ट या रूट स्टोर कर रहे हैं हर हर उसके लिए। तो फायदा ही फायदा हो रहा है अपना, क्या कहते हैं उसे, अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम हो गई। ठीक है चलो, ये समझ में आ गई, लॉगिन पर क्वेरी आ रही है कुल मिला के। ये तुम थोड़ा सा सोचोगे तो ये ट्री की हाइट है ना, वो लॉगिन ही जाती है, कैसे आती है आगे आगे इस पे एक और है, यूएन बाय साइज यूएन बाय राइट, इससे आता है। इससे ट्री की हाइट भी कम हो जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो तुम्हारे ओवरऑल डीएसयू ऑपरेशन की एनलॉगिन बन जाएगी, पूरा ग्राफ बन जाएगा तुम्हारा डीएसयू का एनलॉगिन के अंदर। कैसे बनेगा आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पहला समझ में आता है पाथ कंप्रेशन। हमने पहला ऑप्टिमाइजेशन क्या किया कोड के अंदर, पाथ कंप्रेशन। वो क्या था कि भाई ये जो फंक्शन था, इस फंक्शन में हल्का सा चेंज करा कि जहां हम इस पेरेंट्स के पेरेंट को रिटर्न कर रहे थे वहां हम इसके पेरेंट को स्टोर भी कर रहे हैं साथ में। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई हमको। अच्छा, अब आगे चलते हैं, इनमें साइज हो रहा है कि ये क्या बोल रहा है। ये ऐसे बोल रहा है कि दिक्कत क्या है, जैसे ऐसे मान लो ये कोई ग्राफ है ना, उसमें ये 1 है, हाँ ये कोई ग्राफ है, मान लो ये 1 है, ये 2 नोड है, ये 3 नोड है, ये 4 नोड है ना। अब मान लो ये बड़ा सा ग्राफ है कोई, मतलब इसके आगे ही मतलब वही ग्राफ है 7 और 8 और 9, है ना। अब इसका रूट क्या है 5, इन सब के रूट तो ये खुद ही है। अब मान लो मेरे पास क्वेरी आती है 4,5, अब तुम क्या करोगे, 4 को 5 में जोड़ दोगे। तो अब या तो तुम क्या कर सकते हो कि 5 इससे यहां से कैच बनाओ, मतलब रूट किसको बनाओगे, 4 को, या तो भाई 5 तुमको 4,5 को दोस्त बनाना है, मान लो एक क्वेरी है तुम्हारे पास कि 4 और 5 को यूनियन कर दो। तो 4 का रूट क्या है, 4 खुद, 5 का रूट क्या है, 5 खुद। तो अब तुमको इन दोनों रूट में से एक रूट चूज करना है। तो पहले तुम क्या करते, रैंडम चूज करते कोई सा भी। लेकिन अब तुम सोचो ना कि अगर मेरे को 5 का रूट 4 बनाना हुआ और एक मैं 4 के रूट को 5 बनाऊं, दोनों में अंतर नहीं है क्या चीजों में। भाई यहाँ तो चेंज क्या होगा कि 5 का जो इन सबके अपडेट करने पड़ेंगे। यहाँ मैं 4 को क्या कहता हूँ 4 को अगर 5 का रूट बना दूं तो सिर्फ 4 को अपडेट करना पड़ेगा मुझे। तुम समझ रहे हो बात को। अगर मैंने मान लो पहला मैंने क्या किया, हमको पास 4 और 5 की क्वेरी आई, अब मैंने क्या किया 5 को 4 का रूट बना दिया, सॉरी 5 को, हाँ कि नहीं 5 को 4 का रूट नहीं, 5 का रूट 4 बना दिया, यानी 5 4 को पेरेंट बना दिया 5 का। तो अब मेरा ग्राफ क्या बन गया, अब मेरा करेक्ट नंबर नहीं बन गया। अच्छा ठीक है, तो अब इन सबके जो पेरेंट्स थे वो पहले क्या थे, 5 थे, वही 9 का पेरेंट 5, 8 का पेरेंट 5, 7 का पेरेंट 5, 6 का पेरेंट 5। अब क्या होगा, करंटली इन पांचों के पेरेंट चेंज हो गए और वो हो गए 4। तो तुम समझ रहे हो कि मेरे को अभी पांचों के पेरेंट अभी तो नहीं अपडेट करने, लेकिन आगे जाके कभी ना कभी तो अपडेट करने पड़ेंगे ना मेरे को इन पांचों के पेरेंट। जबकि मेरे पास अल्टरनेट ऑप्शन क्या था कि मैं 4 को वो जो 4 था उसका पेरेंट 5 बना देता, यानी 5 को 4 का पेरेंट बनाता। तो अब क्या था कि इन सब का जो पेरेंट 5 था वो तो रहा, और 4 का बस पेरेंट मेरे को चेंज करना पड़ा। तो पहले मुझे 5 के पेरेंट्स अपडेट करने पड़ेंगे और इस वाले केस में मुझे सिर्फ एक का पेरेंट अपडेट करना पड़ेगा। तो जहां मैं ये चीज रैंडमली कर रहा था कि किसी को भी किसी का भी पेरेंट बना दो, मैं अगर थोड़ा सा सोच समझ से करूं तो मैं काफी नंबर ऑफ मूव्स अपने बचा सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा, कितने नंबर ऑफ मूव्स बचा सकता हूँ यहाँ पे, तुम सोच के देखो कि अगर मैं ये चीज करता आता, मान लो ग्राफ में n नोट्स बचे, n नोट्स हैं, मतलब n/2 मैंने यहाँ खर्च कर लिए और n/2 नोट्स बचे हैं अभी, और अब मैं इसको पहले इसको यहाँ से जोड़ रहा हूँ तो भाई n/2 परीज लगी, फिर इसको यहाँ जोड़ रहा हूँ, फिर इनके n/2 अपडेट करने पड़े, फिर यहाँ जोड़ रहा हूँ, फिर n/2 अपडेट करने, तो टोटल n स्क्वायर ऑपरेशंस लग रहे हैं मेरे। हवा पैरेंट अपडेट करने पड़ रहे हैं ना मुझे यूनियन में। भाई मैं अगर मैंने क्यू यूनियन किए तो क्यू एन मेरे को हो सकता है ऑलमोस्ट क्यू एन के ऑर्डर के मेरे को अपडेट करने पड़ेंगे, तो ऑपरेशंस क्यू एन लग गए मेरे पैरेंट अपडेट करने के अंदर ही। जबकि अगर मैं ऐसा करता कि 4 को 5 का बनाता, फिर 5 को 4 का, वो 4 को 5 का बनाता, फिर 3 को 4 का बनाता, ऐसे करके,
तो तुम देखोगे तो मात्र क्यू, अगर क्यू यूनियंस थे तो मेरे पास क्यू ही वो लगे ऑपरेशंस। तो कुल मिला के कुछ तो दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे स्कोप तो है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने का। अच्छा, तो अब एक बहुत बेसिक सी चीज है कि तुम सोचो कि तुम्हारे पास दो सेट है, एक सेट है जिसमें 3 नोड है ना, और रूट ये है, और दूसरा सेट है जिसमें 5 नोड है और उसका रूट ये है। अब तुमको बोला कि दोनों सेट को मर्ज कर दो, यूनियन कर दो, तो तुम ए सेट को बी का पेरेंट बनाओगे या बी को ए का पेरेंट बनाओगे? भाई ए का साइज 3 है, बी का साइज 5 है, तो तुम क्या करोगे, या तो ए को तुम क्या कर दो कि ए बी को पेरेंट बना दो ए का, या ए को पेरेंट बना दो बी का। तो तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है कि तुम किसको पेरेंट बनाओगे, ए को पेरेंट बनाओगे या बी को पेरेंट बनाओगे? बताओ। अच्छा, बी को क्यों बनाओगे? क्योंकि इसमें कम अपडेट्स हैं भाई, बी के 5 बच्चे हैं, ए के 3 बच्चे हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, सही बात है बिल्कुल, कि ए के 3 बच्चे हैं, कम अपडेट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक समझ में आता है अपन को कि अगर अपन के पास एक क्वेरी आई है यूनियन की ए कॉमा बी, तो हम क्या देखेंगे कि जो ए का कनेक्टेड कंपोनेंट है उसका साइज निकालेंगे भाई। तो उसके कितना कितने नोड्स हैं, मान लो N1 नोड्स है, उसके अंदर कितने नोड्स हैं, बी के कनेक्टेड N2 नोड्स हैं। अच्छा, N2 बड़ा है तो N1 का पेरेंट वो ए का पेरेंट बना दो बी को, और N1 बड़ा है तो बी का पेरेंट बना दो ए को, जो तुमने बोला अभी अभी बिल्कुल सही, बस यही करना है अपन को, कुछ नहीं करना। बहुत लॉजिकल सी चीज है, कुछ भी मतलब ऐसा इलॉजिकल नहीं है। तो देख लो, ये लिख रहा, अभी साइज वाला बताया मैंने तुमको, है ना, तो सिर्फ ये वाले क्वेश्चन पे फोकस करो, है ना। ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि अब हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे थे कि ए के लिए हम पेरेंट एरे मेंटेन कर रहे थे, अब हम एक और छोटी सी एरे मेंटेन करेंगे साइज की, भाई, कि भाई साइज और मेंटेन कर लेंगे कि भाई ए जिस कंपोनेंट में लाया करता है उस कंपोनेंट का साइज कितना है, ठीक है। अच्छा, उस कंपोनेंट का साइज कितना होगा, एक तरह से मैं समझता हूँ उस कंपोनेंट का साइज होता होगा जितना उसके रूट का साइज होगा, मतलब रूट मतलब, तो कुल मिला के तुम समझ गए कि साइज ऑफ वी क्या होगा, वो बताएगा कि वी की जिस कमेंट में राय करता है उस कमेंट का साइज कितना है। अच्छा ठीक है, मान लो मैं ये साइज एरे अपडेट कर पाता हूँ कैसे भी करके, है ना। तो अब देखो, कुछ नहीं करना मुझे, तो शुरू में साइज सबका 1 है, जैसे पेरेंट्स सब खुद हैं आपस में, तो सबके पेरेंट सब खुद ही हैं, तो शुरू में सबका साइज 1 है। अच्छा ठीक है, अब मान लो यूनिट की कैरी आई हमारे पास ए और बी, ठीक है। तो ये एग्जांपल मान लो कि भाई ये ए है ये बी है, ठीक है। तो अब देखो, हमने ए का रूट निकाला, बी का रूट निकाला, ए का रूट ये, बी का रूट ये, ठीक है। देखो अब देखो, हम देख रहे हैं कि अगर ए और बी बराबर नहीं है तभी बात करेंगे, ए और बी बराबर है, अगर रूट ही बराबर है तो फिर तो कनेक्टेड ही है, तो यूनियन क्या करना उनको, ठीक है। अगर ए और बी बराबर नहीं है तो देखो, अगर कौन छोटा है, अच्छा साइज ऑफ ए छोटा है साइज ऑफ बी से, हाँ, अगर साइज ऑफ ए छोटा है साइज ऑफ बी से स्वैप कर दो, कुल मिला के हमको ए का साइज बड़ा रखना है। अगर ऐसा है तो इसको बी बना दो, इसको बी बना दो, मतलब वो कुछ नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो छोड़ो। तुम ये देखो कि क्या कहते हैं उसे, हम ये मान के चल रहे हैं भाई, स्वैप कर दिया, इसका मतलब समझे कि हम क्या करा, साइज ऑफ ए को बड़ा रखा है साइज ऑफ बी से, नहीं तो स्वैप कर देंगे, मतलब हमारे हिसाब से साइज ऑफ ए जो है वो बड़ा होना चाहिए साइज ऑफ बी से, ये हम ये चाहते हैं। और अगर नहीं है तो स्वैप कर दो, वो तो बहुत कॉमन सी चीज है। और फिर क्या करो भाई, जो क्योंकि बी का साइज छोटा है तो बी का पेरेंट बना दो ए को, जो लिख रहा है कि बी का पेरेंट बना दो ए को। और क्योंकि अब ए के अंदर बी के सारे नोड्स जुड़ चुके हैं, तो ए का साइज क्या हो जाएगा, ए के साइज में बी का साइज ऐड कर दो, जो कि यहाँ कर रहे हैं अपन कि ए का साइज बी ए है, तो ए का साइज छोटा है अगर, तो इसको नेम दे दो बी, इसको नेम दे दो ए, क्या फर्क पड़ता है वो तो, है ना। और अब बी का पेरेंट बना दो ए को, और ए का साइज शुरू में 5 था, उसमें जोड़ दो बी का साइज, तो ए का साइज क्या हो गया, टोटल 8 हो गया, जो कि यहाँ पे कर रहे हैं हम, कि हमको साइज ऑफ ए बड़ा रखना है, और फिर ये तो इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक है। और फिर बी का पेरेंट बना दो ए को, और साइज ऑफ ए में जोड़ दो, क्योंकि सारे बी के जो नोट्स हैं वो ए में आ चुके हैं, तो ये अपना हो गया काम। ये चीज करी है अपन ने, इसी से बहुत फायदा हो जाएगा। इससे फायदा क्या हो जाएगा कि जो अपन पहले एन स्क्वायर करे थे वो ऑफ एन में आके एक तरह से, वो तो लीनियर ग्राफ के केस में था, नहीं तो हम कह सकते हैं कि अब हमारा एन लॉग एन में ग्राफ बन जाएगा। कैसे बन जाएगा एन लॉग एन में ग्राफ, तुम सोच के देखो खुद कि भाई दो जो अपने पास कंपोनेंट टकराएंगे वो मैक्सिमम बराबर साइज के हो सकते हैं, तो अब दूसरा जोड़ रहे हैं तो एक बार में मान लो एन साइज था, टोटल एन नोट्स हैं, ऐसे मान लो टोटल एन नोट्स हैं, शुरू में हमारे पास टकराए n/2 नोट्स और n/2 नोट्स, तो अब हमको ऑपरेशन कितने परफॉर्म करेंगे पेरेंट्स चेंज करने के, n/2, और इस नोड में हमने कितने ऑपरेशन परफॉर्म करे होंगे एक्चुअल में, n/4, और ऐसे ही n/8 मैक्सिमम बता रहा हूँ, तो n/2 प्लस n/4 प्लस n/8, ऐसा अगर n प्लस ऐसे जोड़ोगे तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसकी। मतलब कॉम्प्लेक्सिटी तुम ऐसे कोई इतनी मैटर नहीं करती, डीएसए की याद मतलब ऑलमोस्ट रिमेंबर ही करनी पड़ती है कि n log n होती है, लेकिन ऐसे समझने वाली चीज है कि तो अगर तुम साइज का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो n log n कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है n स्क्वायर से, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो तुमको ये बात समझ में आई कि साइज का कैसे इंप्लीमेंट किया, इंप्लीमेंटेशन समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताओ।
समझ में आया नहीं आया? चलो बहुत ही अच्छा हो गया तो। ठीक है, तो अब साइंस तो समझ में आ गया। तो अब रैंक का भी देख लेते हैं। रैंक क्या कहती है? रैंक भी काइंड ऑफ वैसी ही चीज है। रैंक क्या कहती है कि भाई साइज क्या था? साइज था कि एक ग्राफ है, तो उसके एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, तो उसके अंदर कितने नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स को बोलते हैं साइज। अच्छा, तो रैंक क्या होती है? रैंक होती है हाइट, कि उसकी हाइट कितनी है। भाई इसकी हाइट कितनी है, अपन वन मानेंगे हाइट इसकी भाई। टू नहीं बोलेंगे, वन बोलेंगे इसकी हाइट, है ना? और इसकी हाइट क्या बोलेंगे, टू बोलेंगे। ठीक है, इस खाली नोट की हाइट कितनी होती है? जीरो। ठीक है, इससे क्या फायदा है? एक ही बात है, तुम कुछ सोचो ना। एक नोड है तुम्हारे पास, एक ग्राफ है तुम्हारे पास वन हाइट का, और एक ग्राफ है तुम्हारे पास टू हाइट का। तो तुम किसको जोड़ोगे? वन हाइट का वाले को जोड़ोगे। ऐसा सीधा है। और अगर तुम सिर्फ हाइट से करोगे ना इस चीज को, मतलब अब तुमने साइज का कहीं कॉन्सेप्ट लाया ही नहीं, और शुरू में सारे जो नोट्स थे वो सारे बताऊँ सिंगल थे मतलब, तो तुम सेम ही कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी सेम चीज की। तो तुम ये देख लो यहाँ पे, ये हाइट को रैंक बोल देते हैं, एक ही बात है, यहाँ पे लिख रहा है देखो ना से, ये रैंक इज द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री, की हाइट कितनी है ट्री की। तो वही कि यहाँ पे जैसे साइज का एरिया मेंटेन किया था, यहाँ पे रैंक का एरिया मेंटेन कर लो। शुरू में हाइट कितनी सबकी जीरो है, जो कि मैं तुमको बताया खाली नोट की हाइट जीरो होती है। फिर दोनों अपने जो यहाँ पे चीज करी, ये कर लो कि भाई ए और बी को अगर जोड़ने के लिए बोला है, तो ए का पेरेंट निकालो, वो खुद ए आया, बी का पेरेंट निकालो, वो खुद बी आया। अब ये देखो कि दोनों बराबर तो नहीं है, अगर बराबर है तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, दोनों बराबर नहीं। अब देखो कि अगर एक ही रैंक जो ए है वो बी से छोटी है, इसका मतलब समझे कि एक ट्री है जो इस हाइट का, एक ट्री है जो इस हाइट का है, तो नहीं एक इस ट्री की हाइट छोटी है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस ट्री को इसमें जोड़ देंगे बिना दिमाग लगाए। तो तुम इसमें ध्यान से देखो ये बात, क्योंकि ये साइज से थोड़ा सा अलग है। वो ट्री था ये वाला अपना, एक मिनट, ये अपना ट्री है ना, इसकी हाइट क्या है, टू। अपन को जोड़ना क्या है, ये वाला ट्री जोड़ना है इसके अंदर, इसकी हाइट वन। साइज में क्या था, पांच में तीन जोड़ते थे तो पांच तीन आठ होता था। इसमें देखो ध्यान से, पांच में जब एक जोड़ेंगे ना, ध्यान से देखना, पांच में जब एक जोड़ेंगे तो हम उसको सीधा यहाँ जोड़ देंगे ना। तो जब हमने यहाँ पे वन हाइट का ट्री टू हाइट में जोड़ा, तब भी इसकी हाइट टू ही रही। तो इससे हमको समझ में आता है कि अगर दो ट्री हैं, एक की हाइट एच वन है, एक की हाइट एच टू है, और एच वन एच टू से कम है, तो अगर एच वन और एच दो ट्री को हम जोड़ रहे हैं, तो उनकी कंबाइंड हाइट एच टू ही रहेगी, ना कि बढ़ेगी। ये समझ में आया कि हाइट बढ़ेगी क्यों नहीं? हेलो। हाँ, अच्छा है, चलो आया तो बढ़िया। हाँ पक्का आ गया ना, मतलब क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मतलब ऐसे कोई वो नहीं है। हाँ अच्छा, तो हाइट बढ़ेगी कब? भाई जब एक की हाइट दूसरे से बड़ी है तब नहीं बढ़ रही हाइट, तो हाइट बढ़ेगी कब? जब दो ट्री है मान लो सेम हाइट के। अब तुम इन को कैसे भी जोड़ लो भाई, इसका पेरेंट ही बना दो चाहे इसका पेरेंट ही बना दो। अब देखो जैसे इसका पेरेंट ही बनाया मैंने, तो अब बढ़ गई। तो रैंक कब अपडेट होगी? जब दो ट्री मिलेंगे सेम रैंक के, तो अगर एक की रैंक दूसरे से कम है, तो मतलब भाई पेरेंट बना दो, जो भी करना है तुमको, तुम समझ गए, है ना? और अगर दोनों की रैंक बराबर है, तो जो पेरेंट बनाए अभी अभी उसकी रैंक बढ़ा दो। वही सिंपल सा लॉजिक है ना, कि दो ट्री हैं, दो ट्री में से एक की हाइट ज्यादा थी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर तो वही वाली चीज कर दो कि भाई जिस ट्री की हाइट ज्यादा है उसको पेरेंट बना दो। सिमिलरली जैसे इसमें अगर एक की हाइट कम थी तो एक को बड़ा बना दो, जब एक की हाइट ज्यादा कर दो और एक को पेरेंट बना दो। और एक की हाइट ज्यादा थी तो एक को ही पेरेंट बनाओगे। और अगर दोनों की हाइट बराबर थी, तो इसमें दे रखा है, तो फिर क्या करोगे कि जो पेरेंट बना है उसकी हाइट बढ़ जाएगी, उसकी हाइट बढ़ गई। यहाँ पे अपना डीएसयू खत्म होता है। तो अब मुझे डीएसयू में बताओ क्या दिक्कतें हैं? कोई दिक्कत है किसी को डीएसयू में, हाँ या ना? कुछ तो बोलो। पहले पढ़ रखा है क्या डीएसयू? पहले पढ़ रखा था किसी ने? अच्छा, बाकी दोनों ने पढ़ रखा था। हाँ अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पढ़ रखा है तो फिर तो बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ तो तुमको पता है, तुम्हारे पिछले लेक्चर में वही होगा कि भाई एक नोड से दूसरी नोड अगर डायरेक्टेड है तो डायरेक्टेड ग्राफ है, हम रिवर्स नहीं आ सकते, हम बस सीधा जाना पड़ेगा हमको, उसको डायरेक्टेड ग्राफ बोल देते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अब बात करें डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, जिसके अंदर साइकिल ना हो। भाई इस ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं है, देखो ध्यान से, नहीं है, तो ये साइक्लिक ग्राफ है। अगर किसी ग्राफ में साइकिल है, जैसे इस ग्राफ में साइकिल है देखो, तो ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, वो साइक्लिक ग्राफ है सॉरी।
और डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ ये वाला है जिसमें साइकिल नहीं है और डायरेक्टेड भी है, इसको डैग बोलते हैं, ये बहुत फेमस टर्म है, मतलब डैग याद रखना। ठीक है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ रखा है किसी ने? हेलो, टोपोलॉजिकल सॉर्ट पढ़ रखा है? अच्छा, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, मतलब इसके क्वेश्चंस मेरे को तो कम ही दिखे, मतलब जनरली बनते हैं तो फिर अच्छे बनते होंगे। एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन क्या मतलब जो इसके लिए काम आता है बता देता हूँ मैं तुमको, बाकी इम्प्लीमेंटेशन बता ही रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके क्वेश्चन यार तो फिर थोड़ा अच्छे ही बनते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे ऐसे बिल्कुल स्पेसिफिक टोपोलॉजिकल कोड का वो सॉर्ट का क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे मतलब मिक्स आ सकता है कि भाई उसमें ये भी लग रहा होगा। डीएसयू का तो क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सीधा उठा के आता है कि डीएसयू मतलब उसमें 50% काम डीएसयू का ही है। टोपोलॉजिकल सॉर्ट थोड़ा मतलब कम ही आता है जितना मैंने देखा है, लेकिन है इंपॉर्टेंट चीज, मतलब वैसे जिस हिसाब से कोर्स है हमारा डीएस के हिसाब से, उस हिसाब से तो मतलब बहुत ही शानदार चीज़ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट आस्क्ड थिंग में से है ये, सबसे ज़्यादा पूछी आती है ये। और इसके दो तरीके हैं, दोनों याद करने पड़ेंगे, याद क्या मतलब देख लेना समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या कहती है? टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या कहती है, यहाँ पे आते हैं, ये मान लो ये ग्राफ है ना भाई, ये ग्राफ देखो, ये एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है। हम डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ की क्यों बात कर रहे हैं वो आगे पता चलेगा, है ना। हम सिर्फ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट की बात क्यों करेंगे वो आगे पता चलेगा। देखो ये ग्राफ है, दिख रहा है ग्राफ, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, मान लो एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि मैं तुमको बताता हूँ कि यहाँ पे ना एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, और ए बी, मतलब ए बी नहीं छोड़ो, 0 1 2 3 4 5 6 6 लोग हैं, वो 7 लोग हैं टोटल, वन से बात, 7 लोग हैं टोटल, है ना, कॉन्फ्रेंस में 7 लोग हैं, और सातों को आके स्पीच देनी है। अच्छा जी, तो अब मैंने ना तुमको कुछ कुछ कंडीशंस लगा दी। क्या कंडीशंस लगा दी? जैसे मान लो मैं दे दिया 3 7, 3 7 का मतलब कि 3 के बाद ही देगा 7 स्पीच, 7 जो है ना वो 3 के बाद स्पीच देगा। अच्छा आगे, भाई 2 7 लगा दी, भाई 2 के बाद 7 भी 2 के बाद भी 7 जो है वो 2 के बाद स्पीच देगा, और लगा दी मान लो कि 7 1 जो है वो 7 के बाद देगा। अब जरूरी नहीं कि इमीडिएटली बाद दे, है ना, 7 के बाद देनी चाहिए मुझे स्पीच, कि भाई 7 ने दे ली, अब 1 कभी भी दे ले, लास्ट में दे चाहे 7 की जस्ट बाद दे, मतलब नहीं, बस देना पड़ेगा। जैसे 3 है तो 3 के बाद देना चाहिए 7 स्पीच। फिर मान लो लगा दी मैंने 3 लगा दी कुछ करके, फिर 5 लगा दी, 6, और 6 से 4 लगा दी, मान लो ऐसे कुछ लगा दी। तो ये कुछ अपन को ना वो मिल गए, क्या मिल गए, कुछ कंडीशंस मिल गई। अच्छा मिल गई, स्पीड सबको देनी है, और क्या है कंडीशन की 3 के बाद 7 देगा, मतलब 7 से पहले 3 की स्पीच हो जानी चाहिए, 7 से पहले 2 की स्पीच हो जानी चाहिए, 1 से पहले 7 की स्पीच हो जानी चाहिए, 3 से पहले 4 की, 6 से पहले 5 की, समझ में आ रहा है? ठीक है चलो बढ़िया। तो अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि मुझे एक स्पेसिफिक ऑर्डर बताओ, कोई सा भी, कोई मतलब नहीं है कि मतलब ऐसे फिक्स बिल्कुल ऐसा है, मल्टीपल ऑर्डर हो सकते हैं पॉसिबल, जिसमें कोई भी कंडीशन ब्रेक नहीं हो, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बैठा दिमाग में? हाँ, तो जो ऑर्डर निकल के आएगा उसी को बोलते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्ट। बस यही चीज है। क्या है टोपोलॉजिकल सॉर्ट? जो ऑर्डर निकल के आएगा वही है टोपोलॉजिकल सॉर्ट। मतलब भाई ग्राफ बनाओ ना तो पता चलेगा, ऐसा थोड़ी पता चलेगा, ग्राफ बनाओगे तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, देखते हैं भाई, 3 है, 3 को जोड़ दो 7 से, भाई बोला है ना कि 3 के बाद 7 देगा, तो 3 के बाद देना चाहिए 7, कभी भी दे, इमीडिएटली वाले। 2 के बाद 7 जोड़ दो, एक और है 2 से, 7 के बाद 1 जोड़ दो भैया, अच्छा 4 के बाद 3 जोड़ दो, 5 के बाद 6, 5 के बाद 6, 5, और 6 के बाद 4, ठीक है, ये सही है, तो ये ग्राफ बन गया। अच्छा ठीक है, तो अब इस ग्राफ का टोपोलॉजिकल ऑर्डर अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस ग्राफ का टोपोलॉजी, समझ जाओ टोपोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, ये तुमसे मैं पूछूं, तो ये वही होगा जो कि ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे से, कि भाई 3 के बाद 7 आए, 4 के बाद 3 आए, 5 के बाद 6 आए। यानी कुल मिला के अगर मैं तुमको एक्सप्लेन करूं ऐसे टेक्निकल टर्म में, तो अगर मैं बोलूं कि मैं तुमको ग्राफ की एजेस बता रखी हैं, और ए आई कॉमा बी आई एच का मतलब है कि ए आई से बी आई तक एक डायरेक्टेड एज आती है, ये अपना एक ग्राफ है एम एजेस का और एन नोड्स का। तो टोपोलॉजिकल ऑर्डर उन एन नोड्स का एक ऐसा परम्यूटेशन है जिसके अंदर कोई भी ए आई कॉमा बी आई, जो ए आई हमेशा बी आई से पहले आ रहा है, हर आई के लिए ए आई बी आई से पहले आ रहा है, जो कि वही मतलब हो गया कि बी आई से पहले ए बोल लेगा। ठीक है चलो, ये समझ में आया कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है।
जो कि मैंने समझा दिया कि एग्जाम्पल की मदद से भी। आ गया? हाँ चलो ठीक है, आ गया, बढ़िया बात है, तो आ गया तो। अच्छा देखो, इस ग्राफ में देखो, ये ग्राफ है, फिर अच्छा हाँ, तो इसमें अब तुमको समझ में आया कि डायरेक्टेड ग्राफ का चाहिए। भाई डायरेक्टेड ग्राफ नहीं होगा तो 3 के बाद 4 बोलेगा, 4 के बाद 3 बोलेगा, कैसे पता चलेगा? कोई मतलब ही नहीं है। डायरेक्टेड ग्राफ तो बहुत बेसिक सी चीज। अच्छा, ए साइक्लिक क्यों, साइक्लिक क्यों नहीं? भाई कुछ सोच के देखो ना थोड़ा सा, कि 1 है एग्जैक्टली, कि भाई 1 के बाद 3 बोले कि 3 के बाद 1 बोले, भाई, है ना? एग्जैक्टली तुम समझ गए कि 1 चाहता है कि 1 1 2 से पहले आ जाए, और 2 3 से पहले आ जाए, और 3 चाहता है कि 1 से पहले आ जाए, तो साइकिल का तो मतलब ही नहीं बनता कोई। ठीक है, तो समझ में आपकी टोपोलॉजिकल सॉर्ट बनता है डायरेक्ट ए साइक्लिक ग्राफ से। ठीक है, चलो टोपोलॉजिकल सॉर्ट हो गया अपना। ये लिख रहा है यहाँ पे कि ए साइक्लिक ग्राफ होता है, तो नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया अपन को। ये पढ़ लेना, मतलब स्लाइड से शेयर तुम्हारा हो जाती है। हाँ, तो ठीक है, तो अब कौन सी नोट पहले आएगी, कैसे, मतलब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें? अब मैं तुमको देखो एक बहुत अच्छी चीज बताइए कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अंदर ना बहुत सारे परम्यूटेशन पॉसिबल है। जैसे मान लो ऐसा ग्राफ है कोई, ग्राफ भी तो हो सकता है कोई भी। एक मिनट, अरे अरे, हाँ ठीक है, अपन बात करते हैं। हाँ हाँ, तो मान लो ग्राफ ऐसे तो हो सकता है, वन मतलब 1 से 2 का अपन को दे दी कि भाई 5 नोड है, और 1 से 2 बस एक नोड है, बाकी जो है वो 3 4 5 ऐसे पड़ी है। तो अपना मकसद क्या है कि 1 के बाद 2 आए बस, बाकी 3 4 5 कहीं भी लगाऊं मैं, 1 के बाद 2 आना चाहिए भाई, चाहे 1 3 4 5 2 लगाऊं, चाहे 1 2 3 4 5 लगा दूं, कोई भी पॉसिबल। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है, मतलब ऐसे कोई, मतलब कोई सा भी ऑर्डर पॉसिबल है, ऐसा कोई नहीं है, वो नहीं है मतलब भाई कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट। मतलब जनरली हम क्या करते हैं कि जो मिनिमम कोऑर्डिनेट्स हैं, जो छोटे नंबर के कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको पहले रखते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उस बात से, जब हमको मतलब ही नहीं उस चीज से, जब क्वेश्चन को सीधे मतलब ही नहीं, तो क्या मतलब है अपन को भी ये चीज करने से? मेन क्या है, कंडीशन तुम समझ में आ गई कि जो एक अगर ए कॉमा बी का एज है, तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट में उस ऑर्डरिंग में ए बी से पहले आना चाहिए, बस इतनी सी बात है। बाकी तो बहुत सारे टोपोलॉजिकल ऑर्डर पॉसिबल हैं, हम देखते हैं तरीके। ठीक है, तो इसमें यही लिखा। अब एल्गोरिथम की बात आती है कि कैसे करना है, तो अब हमको समझ में आ गया, मतलब समझ में आता है कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट क्या होता है। अब अपन इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। टाइम देख लो एक मिनट, ठीक है, हाँ। तो अपन इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं कि टोपोलॉजिकल सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। दो तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है, दोनों ही काम के हैं, ऐसे एक रेफरेंस लेना, क्योंकि दोनों ही पूछता है एग्जाम में। मतलब मैंने एक ही रटा था पहले, डीएफएस वाला, वो आसान है, लेकिन दोनों ही मतलब बहुत ही आसान तो दोनों ही है, लेकिन ऐसे इम्प्लीमेंटेशन में एक ज़्यादा आसान है, थोड़ा सा और छोटा पड़ता है, लेकिन दोनों याद कर लेना, क्योंकि दोनों ही पूछ सकता है इंटरव्यू में। ऐसे बोलेगा मतलब अच्छा डीएफएस से कर दिया, बीएफएस से करके दिखाओ, तो वो भी जरूरी है। ठीक है, चलो तो आगे आते हैं। मान लो ये ग्राफ है। अच्छा जी, अब ये ग्राफ बहुत काम आने वाला है अपने, तो इसको रख लेते हैं। अब मैं तुमको ना इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ, तो इम्प्लीमेंटेशन क्या कि बस इस इम्प्लीमेंटेशन से मेरे पास टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो पहले बीएफएस वाला बताते हैं। बीएफएस तो डीएफएस वाला तो कुछ है ही नहीं, बीएफएस वाला ये मेन, तो ठीक है, देखते हैं क्या है बीएफएस। अभी क्या करेंगे अपन, एक ना इसमें इस ग्राफ का टोपोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। ठीक है, ऐसे रैंडमली तो अपन गैस नहीं कर सकते, और एल्गोरिथम से गैस करना पड़ेगा अपन को, कैसे करते हैं चलो देखते हैं, है ना? तो अपन क्या करेंगे, उस एल्गोरिथम के अंदर हमको सबसे पहले तो इन डिग्री की एक एरे बनाएंगे, एक एरे बनाएंगे इन डिग्री। इन डिग्री क्या होती है? नाम से समझ में आ रहा है कि जिस ग्राफ के अंदर जितनी एज एज गुजरी है, जैसे 4 है, उसके अंदर कितनी एज आके मिल रही है। यानी एक तरह से टेक्निकल टर्म से बोलूँ तो 4 कितने कितने पेरेंट्स का बच्चा है भाई, 4 1 का भी बच्चा है, 0 का भी बच्चा है, तो 4 की डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई, नहीं हो गई? ऐसे तो इन डिग्री क्या होती है कि कितनी एज उसके अंदर आके घुस रही है, वो कितने पेरेंट्स का बच्चा है, कुछ भी बोल लो, तो वो होता है इन डिग्री। तो अपने इन डिग्री एरे मेंटेन करेंगे। इन डिग्री एरे क्या बताएगी भाई? इन डिग्री ऑफ आई क्या बताएगी कि आई में कितनी एज घुस रही हैं, या फिर उसके कितने पेरेंट्स हैं, कुछ भी बोल लो, है ना? तो इन डिग्री बताती है। ठीक है, तो बताओ, चलो इन डिग्री एरे लिखते हैं अपन। 1 2 0 1 2 3 4 5, उसकी इन डिग्री एरे बोलो। 0 में कितनी एज घुस रही है? 0। 1 में कितनी घुस रही है भाई? एक ही तो घुस रही है। 2 में कितनी घुस रही है? एक, नहीं 2 घुस रही है, सॉरी भाई, एक ही घुस रही, एक ही घुस रही ना। 3 में कितनी घुस रही है? 0। और 4 में कितनी एज एंटर हो रही हैं? 2। 5 में कितनी हो रही हैं? 2। तो देख लो इंटीग्रल क्या बन गई? 0 1 2 0 2 2। भाई काम क्या आएगी बताते हैं आगे, काम क्या आएगी ये देख लो। 0 1 2 0 2 2 जो मैंने बनाई, ये रही, है ना? तो ये तो नोड इंटीग्रल हो गई। अच्छा अच्छा, इतना मान लिया, अब काम खत्म हो गया अपना, है ना? अब आगे कुछ नहीं बचता, बहुत बेसिक सा काम बचता है, देखते हैं। चलो इसको रेज कर देते हैं थोड़ा सा।
छोड़ो फिर यहाँ लिख लेते हैं वहां से। ठीक है। हाँ तो अब क्या करना है अपन को, इन डिग्री मेंटेन हो गई, इन डिग्री लिख लो, ये हुई या नहीं ना। अब देखो क्या करना है अपन को। अब एक अपन को एक क्यू बनाना है, बीएफएस है, बीएफ का मतलब ही क्यू होता है, बीएफएस का मतलब ही क्या होता है भाई, क्यू तो बनाते हो ना बीएफएस में पढ़ के आए हो। तो क्यू बना लो कि क्यू में क्या पुश कर दोगे, एक क्यू बनाया तुमने इंटीजर का, उसमें अभी क्या पुश कर रहे हो, उस क्यू में रहेंगे क्या नोड्स, उस क्यू में वो नोड्स पुश कर दो जिन नोड्स का इन डिग्री जीरो है, जिन नोड्स का इन डिग्री जीरो है ना वो पुश कर दो, और वही पुश करने हैं जिनका इन डिग्री जीरो है, बाकी उससे मतलब नहीं है। अच्छा ठीक है, तो अभी इस ग्राफ में किन किन का डिग्री जीरो है भाई, एरे बनाई तो थी भाई, जीरो का जीरो है एक तो, और एक तीन का जीरो है देखो। तो क्यू में पुश कर दो, कौन सा ऑर्डर में, कोई से भी ऑर्डर में पुश कर दो, क्या फर्क पड़ता है, इसने मतलब ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज पुश कर दिया कोई दिक्कत नहीं, कैसे पुश कर दो फर्क नहीं पड़ता। तो देखो क्यू में अपन ने पुश कर दिए दोनों, जीरो थ्री भाई। हाँ देखो ये जो पिक्चर है ना इसमें ये है क्यू का फ्रंट, ना ये फ्रंट है, ये बैक है क्यू का। तो नोट कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से मत निकाल देना, यहाँ से निकलेंगे फ्रंट से, ठीक है। तो ये फ्रंट है अपना, तो जीरो पुश कर दिया अपन ने, थ्री पुश कर दिया। अच्छा अब क्यू में क्या पुश होगा, क्यू में हमेशा वही पुश होंगे जिनकी इंटीग्री जीरो है, तो अभी जीरो और थ्री है, ठीक है। अब क्यू का पहले एलिमेंट निकालो, निकाल लिया भाई, क्यू का पहले एलिमेंट क्या है, जीरो, निकालो, निकाल लिया। जब तक क्यू वही लूप क्या तक चलेगा, पीएफएस वाली कहानी, कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता, क्यू डॉट एम्प्टी, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता ये चीज चलती रहेगी। अच्छा क्यू का पहला एलिमेंट निकालो, तो क्यू का पहले एलिमेंट क्यू डॉट फ्रंट ये है, पहला एलिमेंट निकाल दो इसमें से, तो निकाल दिया सर जी, अच्छा ठीक है। अब इसको इस ग्राफ में से हटा दो, इसका क्या मतलब है कि ऐसे इस एरे को ऐसे अपडेट कर दो कि ये है ही नहीं मान लो ग्राफ में, तो जीरो हटा दो मान लो। अच्छा तो अगर मैंने जीरो को हटा दिया तो इस एरे पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर मैंने जीरो को हटा दिया तो जो किस किस नोड की डिग्री चेंज होगी भाई, जीरो जिसका बाप, हाँ एग्जैक्टली 142, जीरो जिसका बाप था उसी की डिग्री चेंज होगी। तो बस जीरो के जितने भी पेरेंट, जितने भी चाइल्ड हैं उनकी डिग्री एक से घटा दो, 1, 4 और 2, इन तीनों की डिग्री एक से हटा दो और जीरो को घटा दो, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो तो अब बताओ नई डिग्री क्या हो गई भाई, जीरो की तो जीरो ही रहेगी, वन की क्या हो गई, जीरो हो गई, और टू की क्या हो गई, वन हो गई, थ्री की थ्री रहेगी, जीरो की सॉरी जीरो, ये कौन है, सॉरी थ्री की जीरो ही रहेगी, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, जीरो की जीरो थी, वन की वन थी अब जीरो हो गई, टू की टू थी अब वन हो गई, थ्री की जीरो थी जीरो ही रहेगी क्योंकि हमने कुछ करा भी नहीं, फोर की टू थी वन हो गई, फाइव की टू थी टू ही रहेगी, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, क्यू में कौन से एलिमेंट आएंगे जिनकी डिग्री जीरो है, तो अभी करंटली किसकी डिग्री जीरो हुई है भाई, इसकी हुई है, तो क्यू में जीरो तो हट जाएगा और वन पुश हो जाएगा भाई, इतना समझ में आया नहीं आया, ये देखो क्यू में से जीरो हट गया जी, ये हटा दिया यहाँ से, डिग्री अपडेट हो गई, अपडेट हो गई। अभी नया नया नवेला कौन बना है, इन डिग्री जीरो, वन की बनी, वन पुश कर दो, कर दिया। ये स्टेप समझ में आया नहीं आया, ये बताओ तो तुम, तीनों को आ गया स्टेप समझ में, चलो बहुत ही बढ़िया फिर तो। हाँ तो बस यही करना है फिर, अब थ्री को लो, थ्री को हटा दो, तो थ्री से क्या होगा, टू की डिग्री कितनी है, टू की डिग्री अभी है कितनी, वन, बाद में कितनी हो जाएगी, जीरो, टू की डिग्री, तो अपन ने क्या करेगा, अच्छा हाँ तुमने इसको जीरो को पॉप किया ना, तो जीरो को एक अपने आंसर वेक्टर में स्टोर कर लेना, आंसर वेक्टर में पुश कर लेना, क्योंकि मतलब यही ऑर्डर है अपना, क्यू में जैसे जैसे एलिमेंट निकलते जाएंगे वैसे वैसे अपना मतलब क्या कहते हैं उसे, आंसर प्रोटोलॉजिकल सॉर्ट में निकलेंगे, तो आंसर पुश कर दो, तो ये देखो आंसर पुश कर दिया जीरो को। अब थ्री की बात आती है, थ्री के में क्या है, टू की डिग्री अपडेट कर दो, थ्री को निकाल दो, थ्री को निकाल दिया, टू की डिग्री की थी वही जीरो हो गई, टू को पुश कर दो, पुश कर दिया, निकाल दे, देखो ये ग्राफ बचा। अच्छा थ्री को निकाला तो थ्री को आंसर पुश कर दो, कर दिया। फिर देखो वन पे आओ भाई, अगला क्यू में एलिमेंट कौन सा है, वन है ना, वन पे आओ, वन से फाइव और फोर की डिग्री घटा दो, घटा दी, अब फाइव की डिग्री कितनी है, वन, अब टू थी वन हो गई, फोर की डिग्री वन थी जीरो हो गई, तो वन को तो हटा दो, वन को यहाँ डाल दो और टू के पीछे लगा दो फोर, क्योंकि अभी भी नया नया वाला फोर जीरो बनाया, टू के पीछे फोर जीरो थ्री वन। सिमिलरली टू को हटा दो, तो उससे फाइव की डिग्री खत्म हो जाती है, फाइव फाइव पुश हो जाएगा क्योंकि फाइव की डिग्री जीरो, और टू यहाँ आ जाएगा, तो जीरो थ्री वन टू फोर फाइव, दोनों में कुछ नहीं करना, फोर को हटाओ, कुछ अपडेट ही नहीं करना है यहाँ पे, तो फोर आप पुश कर दो, फाइव पुश कर दो, सिमिलरली लो, तुम्हारा टोपोलॉजिकल ऑर्डर आ गया। अब चेक चेक कर लो एक बार, तुम्हारा ग्राफ ये है, देखो कोई भी नोट कोई भी हटाओ, जैसे वन से फाइव हटाओ, वन से फाइव, वन से पहले ना फाइव,
वन से फोर, वन से पहले ना फोर, टू से फाइव, टू से पहले ना फाइव, टू, थ्री से टू, थ्री से पहले ना टू, वो थ्री के बाद है ना टू, तक वही थ्री से टू मतलब टू से पहले ना थ्री, जीरो से फोर तो जीरो से पहले होना चाहिए फोर, सो जीरो के बाद होना चाहिए फोर, देख लो है ना। तो ये समझ में आया कि ये क्या था एल्गोरिदम, मतलब लॉजिक समझ में आ गया एल्गोरिदम का क्या मतलब करना क्या समझ में आ गया। अच्छा आ गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इम्प्लीमेंटेशन देख लो, इम्प्लीमेंटेशन कुछ है ही नहीं, आसान सा है। शुरू में क्या करो, इन डिग्री मेंटेन कर लो। शुरू में क्या है, इन डिग्री अपनी जो है, एक एक वेक्टर बना दो आंसर का जो तुमको बताया था जिसमें टोपोलॉजी का ऑर्डर जाएगा। इन डिग्री की एक एरे बना लो, वेक्टर बना लो, जो भी बनाया तुमको बना लो, और उसमें इन डिग्री डाल दो, मतलब वो जो तुम जब इनपुट ले रहोगे ना तभी डाल देना भाई। अगर तुमको पता चल गया कि ए से बी कोई नोड एग्जिस्ट करती है तो बी की इन डिग्री प्लस प्लस कर देना ना, वो तो ठीक है। तो इन डिग्री एरे तुम्हारी अपडेटेड है, ये मान लो। अब करना क्या है, करना यही है, ये रहा। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता, क्यू का फ्रंट लो, क्यू में से फ्रंट पॉप कर दो, ठीक है यू। अब यू पे क्या करो, यू के सारे बच्चों जो हम कर रहे थे, यू के सारे बच्चों पे जाओ, उसकी डिग्री अपडेट कर दो। तो पहले तो आंसर को पुश कर दो यू में, वो बाद में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे था ना भाई, यहाँ पे जीरो पे आए थे, तो जीरो के सारे बच्चों को अपडेट नहीं किया था क्या, और जीरो को पुश कर दिया था आंसर में, यहाँ पे यही कर रहे हैं। यू निकाल दिया, यू को पुश कर दिया आंसर में, और यू के जितने बच्चे थे फॉरेन टी वी एडीजे यू एडीजे एडजेसेंट लिस्ट में यू के जितने बच्चे हैं वी, उन सबकी डिग्री को घटा दो, और किसी की अगर डिग्री जीरो हो गई हो तो उसको क्यू में डाल दो। बहुत सिंपल सी चीज़ है, और ये सब करते रहो, और बस अब तुम्हारा आंसर अपडेट हो जाएगा, हो गया तुम्हारा। तो इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया, मतलब खत्म हो गया टोपोलॉजिकल सॉर्ट तुम्हारा बीएफएस। अच्छा आगे समझ में, चलो बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट स्लाइड ऑफ द लेक्चर, डीएफएस। ये तो कुछ ही नहीं है, ये तो मतलब बेसिक सी चीज़ है बहुत। क्या है कि हाँ ठीक है, तो डीएफएस क्या है, डीएफएस से भी निकाल सकते हो, डीएफएस बहुत आसान तरीका है, डीएफएस का कुछ नहीं है। डीएफएस अपन कैसे करते हैं वैसे ही करो, देखो डीएफएस का कोड लिख रहा है ये, कुछ नहीं लिख रहा, डीएफएस का कोड है ये। क्या करना है कि आई इक्वल टू जीरो से लेकर आई इक्वल टू, हर नोड पे जाओ, एक विजिटेड एरे तुमने बनाई रखी है, डीएफएस का कोड लिखना आता है ना, वही कोड है बस। ये डीएफएस कोड में विजिटेड एरे होती है एड्रेस लिस्ट होती है बस। आंसर वेक्टर अपना है ही टोपोलॉजिकल सॉर्ट के लिए, डीएफएस का कोड लिखो कि भाई आई इक्वल टू जीरो से हर नोड पे आ रहे हैं, अगर वो विजिटेड नहीं है तो डीएफएस कर दो, और है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये डीएफएस का कोड होता है। डीएफएस का कोड क्या होता है, ऊपर जाके देखो भाई, उसको विजिट तो कर ही लो, विजिट इक्वल्स ट्रू, फिर उसके हर बच्चे पे जाओ, और कोई बच्चा विजिटेड नहीं है तो उसको डीएफएस कर लो। यहाँ तक तो क्या था, डीएफएस का कोड था। बस लास्ट में जब किसी नोड का डीएफएस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं आते ही घुसा दो, जब किसी नोड का डीएफएस खत्म हो जाए उसके बाद उसको आंसर में पुश कर दो। अच्छा भाई इसका डीएफएस खत्म हो गया, इसको आंसर में पुश कर दो, तो अपने आप ही बन जाएगा। जैसे कि कैसे बन जाएगा, एग्जांपल देखो, मान लो हम जीरो से एन तक चल रहे हैं, है ना, सबसे पहले जीरो आया डीएफएस में, अच्छा जीरो आ गया, जीरो से हम कहाँ जाएंगे, वन पे जाएंगे सबसे पहले, वन पे गए, वन से कहाँ जाएंगे, फोर पे जाएंगे, फोर पे गए। अच्छा फोर से कहाँ जाएंगे, अब फोर से कहीं नहीं जा सकते, तो आंसर में फोर क्या कर दो, पुश बैक कर दो। अच्छा ठीक है, अब फिर फोर से तो वापिस पीछे चले, वन पे आए, वन से कहाँ जाएंगे, फाइव पे जाएंगे, नहीं जाएंगे भाई, ये तो हटा दिया, फाइव पे आए, फाइव पे गए। अच्छा फाइव से कहाँ जाएंगे, फाइव से कहीं नहीं जा सकते, फाइव पुश कर दो, फाइव का डीएफएस खत्म ना, चलो ठीक है। फिर वन पे आए, अब वन से कहाँ जाएंगे भाई, फोर हुआ है, फाइव हुआ है, अब कहाँ जाएंगे, वन से कहीं नहीं जा सकते, वन का डीएफएस खत्म, तो वन को ही पुश कर दो। अच्छा जीरो पे गए, अब जीरो से वन पे हुआ है, फोर अब जा नहीं सकते क्योंकि फोर पहले से विजिटेड है, टू पे जाओगे, टू पे जाओ, टू से कहाँ पे जाओगे, टू से फाइव पे नहीं जा सकते, फाइव पे पहले से विजिटेड है, थ्री पे जा नहीं सकते क्योंकि थ्री पर एज ही नहीं है, तो टू पे डीएफएस खत्म हो गया, तो टू पुश कर दो। अच्छा अब कहाँ जाओगे, जीरो से जीरो से नहीं जा सकते, अब जीरो का डीएफएस खत्म हो गया तो जीरो पुश कर दो। अच्छा जी ठीक है, डीएफएस ही कर रहे हैं नॉर्मल। अच्छा ठीक है, अब भाई जीरो कर लिया, वन कर लिया, टू कर लिया। अच्छा ऑर्डर था ना, फॉर लूप था अपना, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, वो थ्री नहीं हुआ, थ्री पे जाओ, थ्री से गए, थ्री से कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा सकते, थ्री का डीएफएस खत्म हो गया, पुश कर दो थ्री को भी। अच्छा ये जो ऑर्डर आया है ना, इसको जस्ट रिवर्स कर दो, देखो कोड में कर रखा है, जो आंसर है उसका रिवर्स कर दो, करो, थ्री, जीरो, टू, वन, फाइव, फोर। ये देखो ये भी एक टोपोलॉजिकल ऑर्डर है, ध्यान से देखो इसको, इसको ध्यान से देखो, कैसे देखोगे, देखो अब देखो, ध्यान से देखो, जीरो से फोर, हाँ भाई जीरो से फोर पीछे है, जीरो, टू, थ्री से टू, थ्री पीछे है, हाँ भाई, वन से फोर, हाँ वन पीछे है भाई,
1 से 5, हाँ भाई 1 5 से नीचे है, 0 से 1, हाँ। तो है ना ये टोपोलॉजिकल ऑर्डर। तो करना क्या है, सिंपल बीएफएस करना है, बस किसी नोड का बस बीएफएस कंप्लीट हो जाए तो उसको आंसर में पुश कर दो और रिवर्स कर दो। ये एक और इम्प्लीमेंटेशन है, तगड़ा इम्प्लीमेंटेशन है बहुत, और बहुत सिंपल सा इम्प्लीमेंटेशन है जो कि मतलब अपन काम में लेते हैं। और ये वाला है वो पूछता है कौन, इंटरव्यू तुमसे। चलो ये समझ में आया नहीं आया बताओ। चलो ठीक है, तो तुम्हारा मतलब हो गया ये स्लाइड कंप्लीट पूरी। टोपोलॉजिकल सॉर्ट तुमको समझा ही दिया मैंने पूरा, बीएफएस डीएफएस दोनों तरीके से, और डीएससी भी तुमको समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी, क्या लगता है कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बीएफ इस वाले की, बीएफएस वाले इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। हाँ सही है बिल्कुल, डीएफएस वाले की बताओ। सही है बिल्कुल, क्योंकि एग्जैक्टली दोनों में ये कोई भी नोड हम वापस जा ही नहीं रहे भाई, जब हम वापस जा ही नहीं रहे तो क्या ही होगा, अपडेट भी तो हम कितनी बार कर रहे हैं, एन बार तो कर रहे हैं, खत्म बात। हाँ तो वही ओपन। चलो यही था सब होगा तुम्हारा। अच्छा कोई दिक्कत है तो बताओ आज के लेक्चर में, कोई दिक्कत है किसी को, हाँ या ना, नहीं तो बोलो। अच्छा क्या चीज, अच्छा सब सही है, ठीक है चलो ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं इसी को यहाँ पे, अगर कोई डाउट नहीं है तो किसी को भी। चलो ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके ओके, बाय बाय, बाय ऑल।